Welcome, guys. Episode 8 is out. Please let me know if you enjoyed the episode in the comments. आज क्लाइन एंजल बनने जा रहा है, बहुत मजा आने वाला है। और लियोनार्ड भाई के सामने तो एमन आ गया। अपने दिल को संभाल के रखना। आगे की एपिसोड सुनने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एपिसोड लाइक करना मत भूलना। मैं देख रहा हूँ आजकल आप लोग एपिसोड को शेयर नहीं कर रहे। ऐसा ना करो मेरी जान, एपिसोड को जरूर शेयर करो। अब एपिसोड एंजॉय करो। चैप्टर 1202 टैरो क्लब। लेनर्ड की बात सुनकर वहां मौजूद सब डेमीगॉड्स और बियॉन्डर्स ने सर हिला के समझा दिया कि रेड ग्लव कैप्टन क्या कहना चाहता है। वहां मौजूद एक मैंडेटेड पनिशर ने मौका देखकर हाथ उठाया और सवाल पूछा, मतलब जिसने भी टैरो कार्ड छोड़ा है वही मिशन एग्जीक्यूट करने वाला मेंबर है? शायद ऐसा ही है। लेनर्ड ने कोई पक्का जवाब नहीं दिया। उसी मैंडेटेड पनिशर ने फिर पूछा, फिर लेनेवस के लाश पर इधर उधर बिखरे हुए टैरो कार्ड्स का क्या मतलब है? कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन तो है नहीं। लेनर्ड ने तुरंत एक वाइट चौक उठाई और पीछे ब्लैकबोर्ड पर लेनेवस का नाम लिखा। फिर उसने एक सर्किल बनाया। मैं पहले ही कहा, पिछले 2-3 सालों में टैरो कार्ड्स वाला मैटर हमारा ध्यान तब खींचा जब लेनेवस वाला केस आया। लगता है यही सब कुछ की शुरुआत थी। इसलिए बिना किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के ये ऐसे बिखरे टैरो कार्ड्स पूरे ग्रुप की तरफ इशारा कर रहे होंगे। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन टैरो कार्ड्स को कोड नेम्स की तरह यूज करती है वो ऑफिशियली हिस्ट्री के स्टेज पर आ चुकी है। मुझे माफ करना पोएटिक शब्दों के लिए। बहुत सेंसिबल बात है। ये सुनकर कुछ मैंडेटेड पनिशर्स कन्विंस हो गए। लेनर्ड ने चारों तरफ देखा और आगे बोला, चलो सबको फेमिलियर अरोरा ऑर्डर से कंपैरिजन देता हूं। हम सब जानते हैं अरोरा ऑर्डर में 22 ऑरेकल्स होते हैं। हर एक किसी न किसी रीजन का काम संभालता है। ये टैरो कार्ड कोड नेम वाली भी ऐसी ही होगी। जजमेंट, द एम्परर और द हर्मिट जैसे मेंबर्स के अपने अपने फैक्शंस होंगे। वो अपना इन्फ्लुएंस एक खास रीजन में दिखाएंगे। ये सुनकर मशीनरी हाइव माइंड के एक मेंबर ने सोचते हुए कहा, लेकिन जजमेंट, द एम्परर और द हर्मिट वाले तीनों मेंबर्स बैकलैंड में ही एक के बाद एक दिखे हैं। आपके कहने से लगता है कि ये टैरो कार्ड वाली ऑर्गेनाइजेशन अभी छोटी है और सारे मेंबर्स लोएन या फिर बस बैकलैंड रीजन में जमा हैं। क्योंकि बैकलैंड का अरोरा ऑर्डर इंचार्ज भी तो सिर्फ एक ऑरेकल है और सेंट टेनेब्रस पूरे लोएन का देख रहा है। लेनर्ड ने धीरे से सर हिला के समझा दिया। उसने अपने शब्दों को ऑर्गेनाइज करते हुए कहा, यह पॉसिबिलिटी भी है। आखिर ये ऑर्गेनाइजेशन तो बस 2-3 साल पहले ही नजर आई है। वैसे कोई और वजह भी हो सकती है। ये ऑर्गेनाइजेशन लोकेशन के हिसाब से डिवाइडेड नहीं है। शायद ये डिसाइड करते होंगे कि कौन किस एरिया को हैंडल कर सकता है, और जब एरियाज ओवरलैप हो जाएं, जैसे कैपिम केस में, तब मिलके काम करेंगे। जब तीनों चर्चेज और MI9 के बियॉन्डर्स ने और कोई सवाल नहीं उठाया तो लेनर्ड ने कुछ सेकंड सोचकर कहा, अब जो मैं कहने वाला हूं वो मेरी पर्सनल गेसेस हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, पर यह फ्यूचर की इन्वेस्टिगेशन का एक डायरेक्शन हो सकता है। पहला सवाल, इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है? अगर ये अरोरा ऑर्डर की तरह किसी ईविल गॉड का फेथ फैलाने आई है तो हमें अब तक फूल पर बिलीव करने वाले लोग क्यों नहीं मिले? और मिले भी हैं तो वो सब फूल के नाम से लोगों को लूटने वाले हैं। दूसरा सवाल, इन कुछ ऑपरेशंस में इनकी कॉमन बात क्या है? अब तक मुझे नहीं मिली। तीसरा सवाल, जो हाई लेवल मेंबर्स टैरो कार्ड्स को अपना कोड नेम बना रहे हैं वो लो सीक्वेंस वाले नहीं हैं, अपने फैक्शंस रखते हैं, फिर भी बियॉन्डर वर्ल्ड में बिल्कुल फेमस नहीं है। ये तो बिल्कुल अबनॉर्मल है, क्योंकि अरोरा ऑर्डर के 22 ऑरेकल्स अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं, पर कम से कम हमारे साथ उनका कुछ ना कुछ तो डील हुआ है। वो हमारी निगाहों के नीचे ही लो सीक्वेंस से मिडिल सीक्वेंस हुए हैं, और जब उनके प्रेडिसेसर मरे या आगे बढ़े तब ऑरेकल की जगह ली है। सब हमारी लिस्ट्स पर हैं। ये कहकर लेनर्ड ने थोड़ा रुका और कहा, अगर ये टैरो कार्ड कोड नेम वाली ऑर्गेनाइजेशन सच में फूल पर बिलीव करती है तो मेरा तीसरा सवाल कोई तो आंसर दे सकता है। वो है वो पागल एडवेंचरर गर्मन स्पैरो। अफवाह है कि वो फूल पर बिलीव करता है। ये नाम सुनते ही तीनों चर्चेज और MI9 के सब बियॉन्डर्स चुप हो गए, जैसे कि वो तुरंत उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन याद कर रहे हों। वो कब से सुन रहे थे कि गर्मन स्पैरो का मिस्टीरियस बैकग्राउंड है। वो फूल पर बिलीव करता है और उन्होंने उससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी हासिल की थी, पर लेनर्ड की तरह कनेक्ट करके सब कुछ एक साथ जोड़ने का नहीं सोचा था। कुछ सेकंड्स के बाद चर्च ऑफ एवरनाइट के आर्क बिशप सेंट एंथनी ने गहरी आवाज में कहा, गर्मन स्पैरो बालम के ओरिजिनल डेथ काउंसिल के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में लगता है। वो तो एक एंजल है जो अभी भी जमीन पर एक्टिव है। ये सुनकर वहां जो डेमीगॉड्स नहीं थे वो बेहद डर गए और इंस्टिंक्टिवली अपनी सीटिंग पोजीशन सुधार ली।
उन्हें एडमिरल हेल के बारे में पता था, पर कॉन्फिडेंशियल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से नहीं पता था कि डेथ काउंसिल एक ग्राउंडेड एंजल को रिप्रेजेंट करता है। वो डेथ काउंसिल न्यूमिनस एपिस्कोपेट के किसी भी फैक्शन से लगता नहीं बिलोंग करता, MI9 के एक बियॉन्डर ने हिचकिचाते हुए कहा। लेनर्ड ने सीरियसली सर हिलाकर समझा दिया। उसने अपने शब्दों को ऑर्गेनाइज करते हुए कहा, शायद वो उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है जो टैरो कार्ड्स को कोड नेम की तरह यूज करती है। डेथ कार्ड। फिर से सन्नाटा छा गया। सब डेमीगॉड्स को मानना पड़ा कि ये पॉसिबल है। टैरो कार्ड वाली सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का लेवल अचानक से बढ़ गया और ओरा ऑर्डर के बराबर पहुंच गया। ओवरऑल गर्मन स्पारो एक क्लू है, लेनर्ड ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा। योर ग्रेसेस, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं खत्म करता हूं। सेंट एंथनी ने हल्का सा सर हिला के वो खड़े हो गए और उन्होंने चारों तरफ देखा और उनकी नज़र लेनर्ड के चेहरे पर थी। अब तक ये टैरो कार्ड कोड नेम वाली सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ने हम पर अटैक नहीं किया है, फ्रेंडलीनेस दिखाई है। अब वॉर सिचुएशन टाइट है, हमारे पास मैन पावर की कमी है, इसलिए हम कोई बड़ा एक्शन लेने में मुश्किल में है। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि हम उनसे कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करें और अभी उन्हें एराडिकेट करने की कोशिश न करें। लेकिन हमें जो करना है वो करना पड़ेगा। एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ग्राउंडेड एंजल है, वो अपने आप में ही डेंजर है। अगर हम उसे समझेंगे या उसके बारे में इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं जमा करेंगे तो हम किसी भी पॉसिबल कॉन्स्पिरेसी को नहीं रोक पाएंगे। होरामिक और बाकी डेमीगॉड्स ने थोड़ा सोचकर अग्री किया। एंथनी स्टीवंस ने चारों तरफ देखा और उनकी नज़र लेनर्ड के चेहरे पर थी। ये इन्वेस्टिगेशन तुम लीड करोगे, ठीक से कोऑर्डिनेट करना। लेनर्ड ने सीरियसली अग्री किया। इसी मोमेंट डीप ब्लू ऑफिशिएंट रैंडल वैलेंटिनस ने इम्पेशेंटली लेनर्ड से कहा, इनका एक नाम दो, हम टैरो कार्ड कोड नेम वाली सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बोल बोल के थक गए हैं, बहुत लंबा है। कोई सजेशंस? लेनर्ड ने सोचकर कहा, टैरो क्लब चलेगा। रैंडल खड़े हो गए और थंडरस आवाज में बोले, चलो इसका नाम टैरो क्लब रखते हैं। रात के देर तक एम्प्रेस बरो हॉल फैमिली की विला में एक्सक्लूसिव डेजर्ट शेफ टिम अचानक अपने सपने से जाग गया और अंधेरे में छत को घूरने लगा। उसने जस्ट सपना देखा था कि वो आइसक्रीम खा रहा है और जस्ट खा ही रहा था कि जाग गया। जितना ज्यादा सोचता उतनी आइसक्रीम की क्रेविंग बढ़ती गई। आखिर उसने हैसल होने के फीलिंग्स को ओवरकम किया, बेड से उतरा, एक मोटा स्लीपिंग रोब पहना, रूम से बाहर आया और पास ही एक पैंट्री में पहुंचा। अरिस्टोक्रेटिक सर्कल्स के एक स्लाइटली फेमस डेजर्ट शेफ होने के नाते टिम को अर्ल हॉल ने स्पेशल प्रिविलेजेस दी थीं। वो कभी भी पैंट्री में आ सकता था और यहाँ के इंग्रेडिएंट्स यूज करके अपने नए आइडियाज टेस्ट कर सकता था। वैसे भी टिम ने अर्ल हॉल के ट्रस्ट को हाई क्वालिटी डेजर्ट्स देकर कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। हाँ, अक्सर वो रात के बीच में खाने की क्रेविंग्स की वजह से भी पैंट्री आया करता था, जैसे कि अब। कुछ सीरियस और हार्ड वर्क के बाद टिम ने बचे हुए और प्रिपेयर्ड इंग्रेडिएंट्स यूज करके कुछ कप्स आइसक्रीम बनाए और आधा खा लिया। फिर उसने अपने पेट पर थपकी पट्टी, कटलरी धोई और सैटिस्फैक्शन में पैंट्री से बाहर आ गया। बचे हुए कुछ कप्स आइसक्रीम कॉर्नर में पड़े रहे, जैसे कि उन्हें बिल्कुल भूल गए हों। चर्वुड बरो टसक रिवर के पास एक अनइनहैबिटेड शैलो फ्लैट पर डार्क कलर्ड क्लोक पहने ऑड्री पहले ड्रीम ट्रैवल से पास पहुंची, फिर पेडेस्ट्रियन बनकर आगे बढ़ी। उसने स्किलफुली रिचुअल सेट किया और मिस्टर फूल को प्रे किया। जल्द ही एक सिल्वर ब्लैक एक्सेसरी बॉक्स जिसमें कई जेम्स जड़े थे ने इमेजिनरी डोर को फाड़कर ऑड्री के सामने लैंड किया। ऑड्री ने अपने ब्लॉन्ड बालों का एक लच्छा कान के पीछे किया और कोई देर किए बिना बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस 061 उठाई और कुछ रॉक्स की तरफ एम करके फर्स्ट लेयर खोली। साइलेंटली न्यूमरस लॉन्ग टेबल्स और चेयर्स एरिया में इधर उधर अपीयर हो गए। कई बियॉन्डर्स जिन्होंने अपने फेसेस छुपाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए थे वहां मौजूद थे। उनमें एक हुडेड फॉर्स भी थी। उनकी स्किन टॉय जैसी से ह्यूमन जैसी बनने लगी और उनकी आंखें हिलने लगी। फॉर्स जिसकी सीक्वेंस सबसे ज्यादा थी, सबसे जल्दी रिकवर हुई। उसने चारों तरफ देखा और बेहद शॉक्ड हुई ये देखकर कि वो बेजान पता लगाए उस अपार्टमेंट से यहां रिवर के किनारे एक फ्लैट में आ गई है। और ये चेंज सिर्फ उसके ओवरऑल एरिया तक ही सीमित नहीं था, उसके आसपास की सिचुएशन पहले जैसी थी। मैं कहाँ हूं, क्या हुआ? फॉर्स की नजर एम्प्टी ऑल्टर पर पड़ी। एक सेकंड सोचने के बाद उसने कुछ समझ लिया और शॉक्ड होकर पूछा, क्या मैटर खत्म हो गई है? हाँ, ऑड्री ने जवाब दिया, जो साइकोलॉजिकल इनविजिबिलिटी यूज कर रही थी। खत्म हो गई? खत्म हो गई? फॉर्स ने कंफ्यूज्ड और डेज्ड सवाल किया। टारगेट का क्या हुआ? वो मर गया। ऑड्री मल्टीटास्किंग कर रही थी और दूसरे 6 बियॉन्डर्स को कंट्रोल भी। उसका जवाब बहुत सिंपल था, मर गया।
मर गया सेंट ऑफ सीक्रेट्स बॉटिस। मैं बैटल में पार्टिसिपेट नहीं की, मैंने गर्मन स्पैरो का हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन समन नहीं किया। फॉर्स का मुंह थोड़ा खुल गया, जैसे कि वो सपना देख रही हो। उसे ऐसा लगा जैसे 1 सेकंड के लिए डर गया, एक डेज में था और मिशन ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। इसी मोमेंट उसने देखा कि आसपास के बियॉन्डर्स जिंदा हो गए, पर एनवायरनमेंट चेंज होने पर कोई सरप्राइज नहीं दिखाया, जैसे कि यहीं गैदरिंग हुई थी। उन्होंने स्किलफुली चेयर्स और लॉन्ग टेबल्स को डिस्ट्रॉय किया और टसक रिवर में फेंक दिया। फिर वो एक के बाद एक फ्लैट से बाहर आए और स्ट्रीट लैंप्स की रोशनी में घर की तरफ बढ़ने लगे। ये तो मैनिपुलेटर है, कितना डरावना है। फॉज बेहद डर गई और पूरी तरह से जाग गई। पहले वापस चलो, ऑड्री के पास एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं था। उसने मुड़कर पहले वाले ऑल्टर का इस्तेमाल किया और बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस को ग्रे फॉग के ऊपर सैक्रिफाइस करने की तैयारी की। फॉज ने एक नज़र उसकी तरफ डाली, पर कुछ पूछा नहीं या कहा नहीं। उसने अपने बॉडी को ट्रांसपेरेंट बना लिया और वहां से वैनिश हो गई। ऑथर्स नोट: इस चैप्टर का टाइटल ओरिजिनली ऑफिशियल डेब्यू होना चाहिए था, पर वो बिल्कुल सीरियस नहीं लगा। चैप्टर 1203 फौजदारी हार्वेस्ट। उसी मैंडेटेड पनिशर ने पूछा, फिर लेनेवस के लाश पर इधर उधर बिखरे तारों कार्ड्स का मतलब? फॉग के ऊपर वाली पुरानी पैलेस में डार्क रेड स्टारलाइट फूटी, जिससे कई फिगर्स बने। लेनर्ड ने कैजुअली एक नज़र डाली और उसकी नज़र सडनली लॉन्ग मॉटल टेबल पर रखे हुए सिल्वर ब्लैक ज्वेलरी बॉक्स पर अटक गई। अगर उसने ठीक से याद किया तो ये शायद एक ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट था, बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस, जिसका द वर्ल्ड क्लाइन मोरेटी ने पहले प्राइवेट गैदरिंग में स्पेशल जोर दिया था। सेंट ऑफ सीक्रेट्स इस ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट का सच में कंट्रोल में था और उसने उसे यूज भी किया। फिर भी मैम हर्मिट और मिस जस्टिस सफल रहे। लेनर्ड की प्यूपिल्स थोड़ी सी फैल गईं, वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। एक ऑफिशियल बियॉन्डर, चर्च ऑफ एवरनाइट के रेड ग्लव कैप्टन होने के नाते वो ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट से अच्छे से वाकिफ था। वो जानता था कि ये चीज़ें आसानी से एक शहर को तबाह कर सकती हैं, लोगों को बेजान बिना कोई रेजिस्टेंस किए मरने पर मजबूर कर सकती हैं। उनका सामना करने पर ना सिर्फ उनसे कांटेक्ट करना नामुमकिन है, बल्कि उन्हें समझना भी कम से कम करना चाहिए। लेनर्ड को लगा था कि मैम हर्मिट और मिस जस्टिस ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट देखकर प्लान के मुताबिक बैटलफील्ड छोड़ देंगे, फिर वो मिस मैजिशियन को बचाने का तरीका सोचेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात, वो सफल रहे और ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट भी वापस ले आए। क्या मैम हर्मिट की मिस्टिकल री-इनैक्टमेंट इतनी हाई लेवल तक पहुंच गई है? क्या फीस्ट ऑफ बिट्रेयल, जिसका उसने जिक्र किया, सच में सील्ड आर्टिफैक्ट को रिबेल करवा दिया, या फिर मिस्टर फूल ने कोई मदद की थी? लेनर्ड ने चुपके से सोचा जब उसने लॉन्ग ब्रॉन्ज टेबल के नीचे बैठा द वर्ल्ड क्लाइन मोरेटी की तरफ देखा। उसने देखा कि उसका पहला कलीग रादर काम था। क्लाइन ने एरिया को देखा और कहा, बधाई हो सबको, इस बार की शिकार बहुत सफल रही। सब लूट यही हैं। ये कहते हुए उसने अपना राइट हैंड उठाया, अलग अलग मिस्टीरियस नॉलेज को एक पेल वाइट लस्टर में कंडेंस किया। उसने ईस्ट से आने वाली छोटी छोटी कहानियों को भी शामिल किया, जैसे पीच फ्लावर स्प्रिंग और लैंकेज गो मैच। वो चाहता था कि मैम हर्मिट टेस्ट करे कि वो मिस्टिकल हैं या नहीं और कोई रियल सोर्स है या नहीं। मैम, ये आपका इनाम है। द वर्ल्ड क्लाइन ने पेल वाइट लाइट द हर्मिट कैटलिया की तरफ उड़ाई। फिर उसने बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस, सीक्रेट सॉर्सरर्स बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक, ट्रैवलर्स लगेज, बॉटिस की आईबॉल्स, 9 वर्म्स ऑफ स्टार, बड़ी मात्रा में जेम्स और मटीरियल्स टेबल पर पॉइंट की। इसके अलावा आपको पहले चूज करने का हक है। सेंट ऑफ सीक्रेट्स के साथ डेमीगॉड लेवल की लड़ाई के बाद कैटेलिया को आखिर एक सेंट की बियरिंग और कॉन्फिडेंस मिली। उसने पहले पेल वाइट ग्लो ली और आंखें बंद करके उस मिस्टीरियस नॉलेज को डाइजेस्ट किया जो उसके अंदर थी। सेकेंड ईपॉक में एंशिएंट गॉड्स को विश्वास था कि ओरिजिनल क्रिएटर द ओल्डेस्ट वन ने कुछ चीजें छोड़ी थीं। शायद वो उनकी बॉडी के एक हिस्से से बना एक किंगडम था या कुछ जो उन्होंने बनाया था। इनमें से 9 ऐसी हैं जो अलग अलग सेफिरॉट को कंटेन करती हैं। वो हैं केओस सी, सेफिरा कासल, रिवर ऑफ एटर्नल डार्कनेस, नॉलेज मोअर, टेनेब्रिस वर्ल्ड, ब्रूड हाइव, नेशन ऑफ डिसऑर्डर, सिटी ऑफ कैलामिटी और की ऑफ लाइट। एंशिएंट सन गॉड एक जगह से आया था जिसे चर्नोबिल कहते हैं। मैरॉडर पाथवे की सीक्वेंस 0 को एरर कहते हैं। एम्परर रॉसेलेरी की कहानियां शायद उस वक्त की हुई किसी बात से शुरू हुई थी। जब मिस्टिसिज्म नॉलेज उसमें रेजोनेट होने लगी, कैटेलिया अपनी आंखें खोलकर द वर्ल्ड गर्मन स्पैरो की तरफ देखे बिना नहीं रह सकी। अंदर इतनी चीजें थी जो उसे शॉक कर रही थी, उसे एहसास करवा रही थी कि उसने एक नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया है। पहले कभी मिस्टर फूल की ओरिजिन्स के बारे में नहीं सोचा था, अब मैं वेगली समझ सकती हूँ। कैटेलिया ने अपने दिमाग पर कंट्रोल किया और तुरंत खुद को रोका। वो ज्यादा सोचना नहीं चाहती थी, ना ही इतनी गहराई से सोचने की हिम्मत कर रही थी।
उसे डर था कि वो एक ऐसा जवाब ले आएगी जो उसे कंट्रोल खोने पर मजबूर कर देगा। ये 9 सेफिरॉट में से एक है। मिस्टर फूल का मकसद सब सेफिरॉट को जमा करना और रिकवर करने की कोशिश करना है। अपना राइट हैंड उठाकर उसने अपनी हैवी ग्लासेस को नोज ब्रिज पर ठीक किया। कैटेलिया ने खुद को छोटी कहानियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया और फैसला किया कि वो रियल वर्ल्ड वापस जाकर पहले पोशन को पूरी तरह डाइजेस्ट करेगी, फिर उनके साथ मैजिक बनाने की कोशिश करेगी ताकि वो मिस्टिकल रीएनैक्टमेंट यूज करके उनकी पावर को ड्रॉ कर सके। जरूर उसे विश्वास था कि हर कामयाब नहीं होगा। उसे विश्वास था कि उन कहानियों का एक हिस्सा प्योरली फैब्रिकेटेड है। आखिर ये मिस्टर वर्ल्ड का तोहफा था। इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि वो काम करेंगे। आखिर उन बहुत सी कहानियों और पुरानी दास्तानों में से जो एम्परर रॉसेल ने क्वीन मिस्टिक को सुनाई थी, सिर्फ कुछ ही सच में मैजिक प्रोड्यूस कर सकी। उसने कुछ सेकंड्स खुद को कंपोज करने में लगाए और अपनी नज़र लॉन्ग ब्रॉन्ज टेबल के बीचों बीच डाली। अपने लूट के हिस्से को चुनने की तैयारी कर रही थी। बिना शक सबसे आंखों को भड़काने वाली चीज 061 लेबल्ड वाला बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस था। सिल्वर ब्लैक ज्वेलरी बॉक्स जिसमें कई जेम्स जड़े थे, उसने बाकी सब चीजों को बिल्कुल ओवरशैडो कर दिया। कैटेलिया ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट से अनजान नहीं थी, क्योंकि क्वीन मिस्टिक के पास एक से ज्यादा थे। इसी वजह से क्वींस एलिमेंट डॉन अर्ली 4th ईपॉक में जन्मे हुए पुराने ऑर्गेनाइजेशन मोजेस एसेटिक ऑर्डर से कम्पीट कर पाती थी। एक एंजल और एक सेंट के बीच का अंतर कोई पावरफुल फेरी टेल का मैजिक पूरा नहीं कर सकता। एक सच में पावरफुल फिगर बनने के लिए सीक्वेंस 2 तक पहुंचना होगा या एक ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट होना होगा। ये नहीं है कि कैटेलिया को बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन जब उसने द वर्ल्ड क्लाइन मोरेटी से मिली हिंट, डरावने नेगेटिव इफेक्ट्स, तीसरे लेवल की एक्सट्रीम डेंजर और ज्यादातर बियॉन्डर पावर्स जो वो कंट्रोल नहीं कर सकती का जिक्र सोचा, तो उसे एक भय का एहसास हुआ। चाहे उसके पास ब्रीफ लक हो, अब तक वो बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस को सील करने की सलाहियत से महरूम थी। एक सीरीज इंटेंस स्ट्रगल्स के बाद द हर्मिट कैटेलिया ने ड्रीमी क्रिस्टल की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे सीक्रेट सॉर्सरर्स बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। अगर वो एक सूटेबल हाई सीक्वेंस आर्टिजन ढूंढ ले तो उसे एक काफी अच्छे सील्ड आर्टिफैक्ट में बदला जा सकता है, जिसके नेगेटिव इफेक्ट्स बेयरली एक्सेप्टेबल हों। क्वीन मिस्टिक के पास ऐसा करने के लिए रिसोर्सेज हैं, लेकिन कमीशन कामयाब होना जरूरी नहीं। आखिर अगर सिर्फ टेलीपोर्टेशन ही रहे तो काफी है, लेकिन ये ऑब्वियस है कि सीक्रेट सॉर्सरर सिर्फ टेलीपोर्टेशन ही ग्रास्प नहीं करेगा। अगर नेगेटिव इफेक्ट्स ज्यादा भी हों तो मैं क्वीन मिस्टिक से उसे शैटर करवाकर फिर से ट्राई कर सकती हूं या मिस मैजिशियन को बेच सकती हूं। हाँ, उसने कहा था कि उसका टीचर इंग्रेडिएंट्स की तैयारी करेगा। इसके बाद कैटेलिया ने द वर्ल्ड क्लाइन गर्मन स्पैरो की तरफ सर हिलाकर अपनी चॉइस की कंफर्मेशन दी। सीक्रेट सॉर्सरर्स बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक चुन रही हैं। मैम हर्मिट का जवाब सुनकर क्लाइन के दिमाग में एक सीन उभर आया। अब पर्पल पैटर्न्ड ब्लैक रोब पहने डार्क कलर्ड हुड वाली लेडी ब्लिंक की मदद से कई डॉपलगैंगर्स छोड़कर जाती हैं, फिर वो सब एक साथ एक मैच जला देंगी। द लिटिल मैच गर्ल कई विचेस में बदल जाएगी जो मैच स्टिक्स बेच रही होंगी। ये एक भयानक फेरी टेल है। द वर्ल्ड क्लाइन अपने मुंह के कोने को ट्विच किए बिना नहीं रह सका और उसने टर्स तरीके से एक्नॉलेज किया। ठीक है, ये आपका हक है। फिर उसने मिस मैजिशियन की तरफ देखा। अब आपकी बारी है चूज करने की। मैंने कुछ नहीं किया, फॉर्ज ने गिल्टीली कहा। क्लाइन ने स्कॉफ करते हुए कहा, आप बेट बनने में सफल रहीं। फॉर्ज को नहीं पता था कि वो कौन सी एक्सप्रेशन दे, लेकिन उसने सुना कि मिस्टर स्टार ने शायद हंसते हुए हाँ कही। उसने धीरे से गहरी सांस ली और लॉन्ग ब्रॉन्ज टेबल पर रखे लूट की तरफ देखा। सच कहूं तो वो बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस चुनना चाहती थी, क्योंकि ये वो चीज थी जिसे उसके टीचर के परिवार ने छीनी थी। वो खुद यूज नहीं करना चाहती थी, वो सीधे उसके टीचर को वापस कर देना चाहती थी। लेकिन ये सोचकर कि वो सिर्फ बेट थी, फॉर्ज ने महसूस किया कि वो इस लेवल की चीज लेने के लायक नहीं है। ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट्स बेहद रेयर, प्रेशियस और डेंजरस होते हैं। मिस्टर स्टार के इंट्रोडक्शन से उसे उनकी गहरी छाप पड़ चुकी थी। वो जानती थी कि बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस की कीमत किसी सेंट्स के बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक से कंपेयर करने लायक नहीं है। इस बात को दिमाग में रखते हुए फॉर्ज ने द वर्ल्ड गर्मन स्पैरो की निगाहों के नीचे चूज करते हुए आखिर जज्बे को छोड़ दिया और आंखों की जोड़ी की तरफ इशारा किया। मैं ये लूंगी। वो आंखों की जोड़ी अपने टीचर तक ले जाना चाहती थी और उसे बताना चाहती थी कि बॉटिस मर गया है। सारी नफरत का एक अंजाम था। इसके अलावा आइटम की इस कदर के साथ बॉटिस की आंख एक पावरफुल हेक्स आइटम बनाने के काम आ सकती थी या कर्स के लिए मीडियम के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती थी। ये काफी अच्छी चीज समझी जाती थी। क्लाइन ने हल्का सा सर हिलाया और कोई समझाया नहीं। उसने जेम्स, मटीरियल्स और वर्म्स ऑफ स्टार की तरफ इशारा करते हुए कामली कहा, आपने एक मून पेपर फिगरीन की कीमत भी चुकाई है। आप कुछ चूज कर सकते हैं उसका बदला लेने के लिए। ठीक है।
फॉर्स ने रिफ्लेक्सिवली अग्री किया। अप्रेंटिस पाथवे को चार्म्स और रिचुअल्स के लिए जेम्स की जरूरत होती है और वो अभी भी नॉर्मली अप्रिशिएट किए जा सकते हैं। इसलिए फॉर्स ने जेम्स का एक हिस्सा लिया और बिस्टोमेंट सेरेमनी का इंतजार किया उन्हें पाने के लिए। इसके साथ क्लाइन ने अपनी नजर बदली और मिस जजमेंट से कहा, अब आपकी बारी है। शियो को भी पता था कि उसने ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया था और उसे पता था कि उसमें बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस के नेगेटिव इफेक्ट्स बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं है। इसलिए उसने 061 की तरफ देखा भी नहीं और ब्लैक पॉकेट की तरफ इशारा किया। मैं ट्रैवलर्स बैग लूंगी। इस तरीके से वो भारी हथियार ले जा सकती है और क्रिटिकल मोमेंट पर कैनन भी निकाल सकती है। छुपी जगह को टाइम के बाद स्ट्रेंथन करने की प्रॉब्लम के बारे में उसने सोचा भी था। आखिर वो उसे अब तक लगभग 1 साल के लिए यूज कर सकती है। आने वाले टाइम में वो मैम हर्मिट से एक सील्ड आर्टिफैक्ट रेंट पर लेकर उसे मेंटेन कर सकती है। इसके अलावा उस वक्त तक फॉर्स सीक्रेट सॉर्सरर बन चुकी होती। द वर्ल्ड क्लाइन ने सर हिलाकर द स्टार लेनर्ड की तरफ देखा। अब आपकी बारी है। लेनर्ड में कोई दावा नहीं की। उसने एरिया को स्कैन किया और कुछ बार टैप किया। 3 वर्म्स ऑफ स्टार, 20 जेम्स और वो इंग्रेडिएंट्स। ऐसा लगता है जैसे मैं ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोटेक्शन फीस दे रहा हूं। अपने प्यारे पोएट पर लैम्पूनिंग करने के बाद क्लाइन ने मिस जस्टिस की तरफ मुड़कर कहा, मिशन बहुत सफल रहा और मैं बहुत खुश हूं। चाहे आपको अपना पेमेंट मिल चुका है, आप अभी भी थोड़ा और चूज कर सकते हैं। ऑड्री द वर्ल्ड के शब्दों की सिंसियरिटी समझ सकती थी। बिना किसी बहाने के उसने एक वर्म ऑफ स्टार और 1/3 स्पिरिचुअल मटेरियल्स चुने। इस पॉइंट तक मिशन के कमिश्नर द वर्ल्ड गर्मन स्पैरो ने 5 वर्म्स ऑफ स्टार, एक ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट, 1/3 स्पिरिचुअल मटेरियल्स और लगभग 30 हाई क्वालिटी जेम्स हासिल किए। उसने मुस्कुराकर फॉर्स की तरफ देखा। अपने टीचर को इसके बारे में बताना याद रखना। बस कह देना कि ये मेरी गुडविल का इशारा है और मैं उससे एक डील करना चाहता हूं। चैप्टर 1204 जान हाथ में लेके पुटिंग लाइफ एंड डेथ असाइड। फोर्स को मिस्टर वर्ल्ड की रिक्वेस्ट पर कोई आश्चर्य नहीं हुई। उसने घबराते हुए जवाब दिया, ठीक है, वो बिल्कुल कैसी डील है? इस दौरान उसने अपने टीचर डोरियन ग्रे एब्राहम से कई बार बात की थी। मिस जस्टिस की गाइडेंस में उसने आने वाली रिक्वेस्ट के लिए काफी नींव डाल दी थी। द वर्ल्ड क्लाइन ने हंसकी आवाज में हंसी दी। आपको अभी उसे नहीं बताना है कि मैं क्या चाहता हूं। बस उसके सामने मेरे चिप्स रखो और देखो कि उसे इंटरेस्ट है या नहीं। आपका बार्गेनिंग चिप अब भी वही प्रॉमिस है कि एब्राहम फैमिली की कर्ज तोड़ेंगे? फोर्स ने कॉशियस तरीके से कंफर्मेशन मांगी। क्लाइन ने सर हिलाकर लॉन्ग मॉडल टेबल पर 061 की तरफ इशारा किया। ये बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस भी हो सकता है। एक ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट के बदले इस्तेमाल होने वाली चीज आसान नहीं हो सकती, चाहे जस्टिस ऑड्री हो या द हर्मिट कैटलिया। दोनों के दिमाग में अचानक ये बात आई। लेकिन फोर्स ने कर्ज टूटने वाले प्रॉमिस पर ज्यादा ध्यान दिया, इसलिए क्योंकि उसने खुद अनुभव किया था और उसे पता था कि उसके टीचर का परिवार कितना दुखद हाल में था। उसने कोई देर किए बिना गंभीर तरीके से जवाब दिया, ठीक है। बैकलैंड वेस्टबरो, एक घर के बेसमेंट में सेंट टेनेब्रस, जो परछाइयों में छुपा हुआ था, अचानक अंधेरे से उभर आया। उसने अपना सर घुमाया जैसे कुछ सुन रहा हो। उसके गाल के मसल्स हिलने लगे। सिर्फ एक टुकड़ा नहीं, बल्कि अलग अलग हिस्से न सिर्फ एक दूसरे से जुड़े नहीं थे, बल्कि एक दूसरे को इंटरफेयर भी कर रहे थे। ये देखने में बेहद अजीब था। चंद सेकंड्स में किस्मा का चेहरा एक्सट्रीम पेन से भर गया, जैसे कि उसकी स्किन फट रही हो, जैसे अंदर का मांस और खून हिल रहा हो, गहरे काले रंग के साथ मिलकर। थड़ की आवाज के साथ वो जमीन पर गिरा और आल्टर के सामने झुककर बैठ गया। मोटे मोटे ऑर्गन्स और चमकती रोशनी को उगलने लगा। सेंट टेनेब्रस का सर जमीन से टाइटली चिपका हुआ था जब वो पागलपन से गुनगुना रहा था। बोटिस सच में मर गया। एक सीक्रेट सॉर्सरर जो ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट चलाता था, ऐसे ही मर गया। एक टैरो कार्ड है, द हर्मिट। 2 दुश्मन जो अटैक किए थे वो सेंट्स थे। एक मिस्टिकोलॉजिस्ट था, जबकि दूसरा मैनिपुलेटर। वो ऑर्गेनाइजेशन जो फूल पर बिलीव करती है और टैरो कार्ड्स को अपना कोड नेम बनाती है। गर्मन स्पैरो, एजिक एगर्स। कंट्रोल से बाहर गुनगुनाने के बाद सेंट टेनेब्रस किस्मा रोया, जिसमें गुस्सा और दर्द दोनों था। मैं पछताता हूं, मैं पछताता हूं, मैं पछताता हूं। कुछ दिन बाद प्रिड्स हार्बर के एक अपार्टमेंट के कमरे में डिस्गाइज्ड डोरियन ग्रे एब्राहम को फोर्स की तरफ से कई हाथों से आया हुआ खत मिला। उसने अच्छे से जांच की और कंफर्म किया कि कोई मसला नहीं है, कोई अबनॉर्मल साइंस नहीं है। ये कंफर्म करने के बाद उसने एक लेटर नाइफ की मदद से खत निकाला। खत की शुरुआत आम ग्रीटिंग से हुई। इसके बाद फोर्स ने सीधे लिखा,
हमने सेंट सीक्रेट्स बोटिस को मार दिया है और उसके पास की चीजें हासिल की हैं। डोरियन ने शुरुआत में खत को जल्दी से स्कैन करने का प्लान बनाया था, लेकिन वो इस सेंटेंस पर अटक गया और उसने कई बार पढ़ा और आगे पढ़ना भूल गया। डोरियन जानता था कि बोटिस कितना ताकतवर और पावरफुल था। उसे अच्छे से पता था कि एक सीक्रेट सॉर्सरर कितना डरावना होता है। लेकिन अब उसका नया स्टूडेंट, जिसे वो 1 साल से ज्यादा से पढ़ा रहा था, उसे बहुत काम टोन में बता रहा था कि बोटिस का काम तमाम कर दिया गया है। एक पल में डोरियन के दिमाग में सिर्फ यही ख्याल घूमने लगे कि नामुमकिन है, झूठ है, सजिश। उसे शक था कि फोर्स को ऑरोरा ऑर्डर ने कब्जा कर लिया है। किसी भी मेजर फैक्शन में सीक्वेंस 4 बियॉन्डर्स एब्सोल्यूट अपर एचेलॉन्स होते हैं और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं। उन्हें ऐसे आसानी से कैसे मारा जा सकता है? डोरियन का गला हिल गया। उसने अपने आप को फोकस करने की कोशिश की और खत की कंटेंट्स पढ़ना जारी रखा। हमने बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस हासिल किया है। मेरे ख्याल से आप इससे अनजानी नहीं हैं। चैप्टर 1205 1000 साल पुराना जाल, अ 1000-year-old ट्रैप। आमोन? ब्लास्फेमर आमोन? लेनर्ड आगे वाले शख्स से अनजान नहीं था।
ना सिर्फ उसने उसका अवतार फेस किया था, बल्कि उसके अलग अलग कामों और नास्टी कैरेक्टर के बारे में ओल्ड मैन पल्ले जोरोस्ट से भी सुना था। उस पल लेनर्ड के ख्याल लगभग जम गए और उसका दिमाग खाली हो गया। सिर्फ छोटे से ख्याल घूम सकते थे। आमोन के होंठ अचानक हिलने लगे जब वो एक ऐसी रेविंग गुनगुनाई जो बिल्कुल डीटी के लेवल पर थी। एक के बाद एक आवाज लेनर्ड के दिमाग में गूंजी, जैसे कि वो अनेक आमोन की तरफ से आ रही हो। क्या तुम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हो? क्या तुम शॉक्ड हो? यह एहसास करने के बाद कि मैं कुछ ही देर में सेफिरा कासिल हासिल नहीं कर पाऊंगा, मैंने अपना ध्यान बैकलैंड की तरफ बदल लिया। अगर तुम सबको बेवकूफ़ बनाने के लिए ना होता तो मैं उसके साथ ऐसा सिंपल कैट एंड माउस गेम क्यों खेलता? मेरे ख्याल से तुम दोनों कांटेक्ट में होंगे। उसने तुम्हें ज़रूर बताया होगा कि मैं अभी भी उसकी ट्रैकिंग कर रहा हूं और उसके ऑपरेशंस को सैबोटाज कर रहा हूं, कि मैं उसके डेस्टिनेशंस पर उसके लिए ट्रैप भी सेट कर चुका हूं। वो तो सिर्फ एक अवतार है जो सीक्वेंस 1 के करीब है। सही पल्लेज, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि फोर्थ इपॉक के बाद के सालों में मैंने जेकब फैमिली के एंसेस्टर होने का ढोंग किया। मैंने चुपके से उसे निगल लिया, फिर मैंने देखा उसके डिसेंडेंट्स पैनिक करते। फिर मैंने सोचा कि ट्यूडर के ब्लड एम्परर बनने की जगह पर एक और सीक्रेट ट्रेजर ट्रोव कैसे जोड़ा जाए। मैंने इन फेलोज को ख़त्म नहीं किया क्योंकि मुझे इस बात का पहले से अंदाज़ा था कि ये ट्रेजर ट्रोव बहुत काम का होगा। मेरा एक अवतार वहाँ 1000 साल से ज़्यादा से सो रहा था, पेशेंटली इंतज़ार कर रहा था कि कोई ट्रेजर ट्रोव खोले। बाकी अवतारों के लिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन उन्हें सिंक्रोनाइज नहीं की। इस तरह मैं किसी टाइम पर एक धोखा बना सकता था। हाँ, ये सिंक्रोनाइजेशन मैंने ही इन्वेंट की है। पल्लेस, तुम टाइम से काफ़ी पीछे हो। तुम्हारी वेयरअबाउट्स कंफर्म करने के लिए मैंने वो फेलोज को ट्रैप्स तोड़ते और आइटम्स ले जाते देखा। मैंने तुम्हारे अवतार को उनके हाथों से कैरेक्टरिस्टिक और सील्ड आर्टिफैक्ट चुराते देखा। मैंने देखा उसने उसे अच्छे से निगला और डाइजेस्ट किया। अब मेरी पेशेंस आखिर काम आई। शायद तुम सोच रहे होगे कि टाइम कैसे स्टॉल किया जाए और एक डीटी का डिसेंट का इंतजार किया जाए। ये आवाज़ें एक दूसरे पर चढ़ गईं, लेनर्ड के ख्यालों को फाड़कर उसकी सोल को चोट पहुंचाई। इससे उसका सर फूलने लगा और कॉन्ट्रैक्ट हुआ। उसके चेहरे पर छोटे काले बालों का झुंड उगने लगा। इससे उसकी पसलियां और कमर फूलने लगीं, जैसे कि नया जिस्म बनने वाला हो। सिर्फ रेविंग से ही लेनर्ड कंट्रोल खोने के करीब था। वो एक्सट्रीम पेन में था और उसके पास कोई तरीका नहीं था रेजिस्ट करने का। ये क्रिएटर का बेटा था, किंग ऑफ एंजल्स। उसी समय 7 पिंस्टर स्ट्रीट बदल गई। किसी टाइम पर उनके आसपास पिच ब्लैक स्टोन पिलर्स खड़ी कर दी गईं जो एक मेजेस्टिक कैथीड्रल को सहारा दे रही थी। कैथीड्रल के हर कॉलम अलग अलग रेसेस की हड्डियों से एम्बेडेड थी। वो घनी थी और अलग अलग आई सॉकेट से बेचारे लेनर्ड की तरफ घूर रही थी, जैसे कि वो उस पर ट्रायल कर रही हों। आमोन चर्च की गहराई में 100 मीटर से भी ऊंचे क्रॉस के सामने खड़ा था। मुस्कुराते हुए वो लेनर्ड के बिगड़े हुए चेहरे की तरफ देख रहा था। ये कॉप्स कैथीड्रल काफ़ी अच्छा है ना? मैंने उसे ज़्यादा देर पहले ही चुरा लिया। इस तरह अगर वो यहाँ कोई अबनॉर्मैलिटीज़ ढूंढना चाहें और डीटी का डिसेंड करना चाहें तो कम से कम 30 सेकंड तक डिले हो सकता है। वो काफ़ी है। ये कहते हुए आमोन ने अपना हाथ उठाया और क्रिस्टल मोनिकल को पकड़ा जो उसके नीचे एक बीमिंग फेस था। लेनर्ड ने अचानक एक गोंग की आवाज़ सुनी। वो असली नहीं थी, जैसे कि वो अनंत दूरी से आ रही हो। इसने लेनर्ड की स्पिरिट बॉडी को धुंधला करने वाली कान फाड़ी रेविंग्स को अचानक रोक दिया और उसके आसपास की सब चीज़ें शांत हो गईं। लेनर्ड की आंखों में उसके जिस्म से रोशनी की किरणें निकली जो एक पवित्र फिगर में कंडेंस हुई, जो बिना पंखों वाले एंजल जैसी थी। ये फिगर भी 100 मीटर ऊंची थी और उसका जिस्म लगातार धीमी चमक से चमक रहा था, जैसे कि वो समय के बीतने का ऐलान कर रहा हो। इसके साथ ही लेनर्ड का जिस्म एक अनसीन फोर्स से धकेला गया और वो कॉप्स कैथीड्रल के दरवाजे की तरफ उड़ गया। दरवाजे पर ट्रांसपेरेंट और डिस्टॉर्टेड चेहरे नजर आए। उन्होंने अंदर को बाहर से बंद कर दिया और उसे स्पिरिट वर्ल्ड और एस्ट्रल वर्ल्ड से अलग कर दिया। गोंग। एक और घंटी बजी। दर्द से भरे ट्रांसपेरेंट चेहरे जम गए। लेनर्ड की फिगर अब रोकी नहीं गई। इस छोटी सी देर में उसने कॉप्स कैथीड्रल का मेन दरवाज़ा बेजान कुछ महसूस किए बिना पार कर लिया। उसने जो कुछ देखा वो तुरंत नॉर्मल हो गया। आसमान में अभी भी थोड़ी सी रोशनी थी। गली के किनारे गैस लैंप्स पहले ही रोशनी फैला रहे थे, 7 पिंस्टर स्ट्रीट को रोशन कर रहे थे। बाहर से बिल्डिंग खामोश, शांत और अंधेरी थी। कोई आसपास नहीं था। ओल्ड मैन। इसी वक्त लेनर्ड को आखिर अपनी सोच का धागा मिला। उसका दिल टाइट हो गया और वो आगे बढ़कर घर वापस आया। लेकिन 7 पिंस्टर स्ट्रीट का दरवाज़ा इतना भारी था कि वो जल्दी से खोल नहीं सकता। इस रोग से लेनर्ड को आखिर कुछ होश आया। उसने जल्दी से पीछे हटकर सोचा कि वो ओल्ड मैन को बचाने के लिए क्या कर सकता है। कुछ कदम के बाद वो रुका और गंभीर चेहरे के साथ नीचे झुक गया और जोटुन में जल्दी से उच्चारण शुरू किया।
द फूल, जो इस एरा का नहीं है। लेनर्ड को पहले से पता था कि अंदर आमोन का ट्रू बॉडी है और आमोन के ट्रू बॉडी से निपटने के लिए वो सिर्फ एक भगवान से मदद मांग सकता है। हाथ में लैंटर्न लिए अंधेरे में चलते हुए क्लेन तुरंत हिस्टोरिकल फॉग में दाखिल हुआ। फिर उसने 4 स्टेप्स काउंटर क्लॉकवाइज लिए और ग्रे फॉग के ऊपर पहुंच गया। लेनर्ड की प्रेयर सुनने के बाद कंफ्यूज्ड और नॉनशैलेंट दिखने वाला क्लेन तुरंत सोबर हो गया, जैसे कि वो अभी हिबरनेशन से जागा हो और अभी ही बेड से उतरा हो जब उस पर ठंडी पानी की बाल्टी फेंकी गई हो। आमोन का ट्रू बॉडी बैकलैंड चला गया। आमोन का ट्रू बॉडी ने लेनर्ड और पल्लेस को ढूंढ लिया। आमोन ने अपने भाई से कॉप्स कैथेड्रल चुरा लिया और उसे डिवाइन डिसेंट को डिले करने के लिए इस्तेमाल किया। तो ऐसा लगता है कि जब उसने सजेस्ट किया कि हम कौन पहले ब्लैक डेमोनिक वुल्फ कोतार ढूंढेगा का गेम खेलें, उसने कभी जीतने का फैसला नहीं सोचा। उसने दांव पर भी ध्यान नहीं दिया। उसका मकसद मेरा ध्यान खींचना और मुझे विश्वास दिलाना था कि वो अभी भी मुझे परस्यू कर रहा है और सेफिरा कैसल मुझसे चुराने की कोशिश कर रहा है। जेकब फैमिली के ट्रेजर ट्रोव में छिपा ट्रैप आमोन ने 1 से 2000 साल के लिए लगाया था, आखिर काम आया। कई ख्याल क्लेन के दिमाग से गुजरे जब उसने अपना राइट हैंड उठाकर जंक पाइल से एक आइटम बुलाया। 061 बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस। ये एक ग्रेट 0 सील्ड आर्टिफैक्ट था और वो अप्रेंटिस पाथवे से था। ये सेफिरा कासल की शक्ति का बेहतर इस्तेमाल कर सकता था और बेहतर परिणाम दे सकता था। आमोन के ट्रू बॉडी के सामने ये पल्लेस को कुछ उम्मीद दे सकता था। उसी समय प्रेयर लाइट के जरिए क्लेन ने कंफर्म किया कि लेनर्ड पर आमोन का कब्जा नहीं हुआ था, इसलिए उसने तुरंत मिस्टर फूल के टोन में इंस्ट्रक्शन दी। सीन छोड़ दो और एक एवरनाइट कैथेड्रल जाओ और एवरनाइट को प्रेयर करो। डीईटीज के नीचे एक पिनाकल सीक्वेंस की लड़ाई डेफिनेटली ऐसी नहीं थी जिसमें लेनर्ड जैसे लेवल का बियॉन्डर हिस्सा ले सकता। चाहे क्लेन ने सेफिरा कासल पर कुछ इनिशियल कंट्रोल हासिल कर लिया हो और 061 हाथ में हो, उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। वो सिर्फ इंतजार कर रहा था कि वो टाइम स्टॉल कर सके जब तक कि डीईटी का डिसेंट न हो जाए। 7 पिंस्टर स्ट्रीट के बाहर लेनर्ड ने मिस्टर फूल के शब्द अपने कानों में गूंजते हुए सुने। वो कुछ देर के लिए स्टन रह गया। फिर उसने टाइट बंद दरवाजे की तरफ देखा। फिर उसने मुड़कर अपने राइट नकल को किसी दांत पर जोर से टक्कर मारी। एक सीरीज इल्यूजरी कीचड़ उभरा और लेनर्ड के सर के ऊपर छड़क गया, उसे ऊपर से नीचे तक लपेट लिया। अचानक लेनर्ड एक कीचड़ की गोली में बदल गया, जैसे वो जमीन में घिसता गया और धरती में मिल गया। ये एक रेयर नेचुरल स्पिरिट था जिसे उसने हर्मिट ऑफ फेट से बदले में लिया था। इसमें कोई बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं थी और इसकी पावर्स मेनली स्पिरिट वर्ल्ड से आती थीं। इसने लेनर्ड को तेजी से सॉइल में ट्रैवर्स करने दिया, स्टीम मेट्रो से कई गुना तेज। जब लेनर्ड बैटलफील्ड से निकल गया तब क्लेन ने जेम से एम्बेडेड बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस उठा ली और सेफिरा कासल की शक्ति हिलाकर उसने पिच ब्लैक चर्च पर अपनी नजर डाली जो एम्बेडेड हड्डियों के साथ ओवरलैप कर रही थी। कैथेड्रल ने उसकी ट्रू विजन को अलग कर दिया, उसे अंदर की हालत देखने से रोकने। वो स्टेन्ड ग्लास से आती रोशनी की झलक से ही डिसाइड कर सकता था कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस की पहली लेवल की पावर यूज करके इसके इंटीरियर स्पेस को कॉप्स कैथेड्रल से बदल दूं? नहीं, क्या ये आमोन को सेफिरा कासल में आने देना नहीं होगा? बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस की पहली लेवल उसे कैद नहीं कर सकती। दूसरी लेवल एक्टिवेट करके पूरी 7 पिंस्टर स्ट्रीट को कहीं और ले जाऊं? नहीं, ये भी काम नहीं करेगा। एक बार हम बैकलैंड से निकल जाएंगे तब टाइमली डिवाइन डिसेंट नहीं होगा। पल्ले जोरोस्त के लिए और भी खतरनाक होगा। तीसरी लेवल खोलना सेफिरा कासल के मालिक बदलने की वजह बन सकता है। अपने ख्यालों के गुजरने के साथ क्लेन को एक आइडिया आया। वो टारगेट एरिया को एक छोटे से पॉइंट तक लिमिटेड करना चाहता था और उसे प्रेशर देकर तोड़ना चाहता था। वो सेफिरा कासल को यूज करके कॉप्स कैथेड्रल के दरवाजे और बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस की पहली लेवल के स्पेस को एक्सचेंज करना चाहता था, ताकि जो सील स्पिरिट वर्ल्ड और एस्ट्रल वर्ल्ड को अलग कर रहा था वो बेअसर हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो डीटीज को हालत का एहसास हो जाएगा और डीटी के डिसेंट की स्पीड तेज हो जाएगी। लंबी धब्बेदार टेबल के आखिर में क्लेन अपनी हाई बैक चेयर में बैठा और लेनर्ड को रिप्रेजेंट करने वाले क्रिम्सन स्टार को टारगेट करते हुए बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस की पहली लेवल खोल दी। सेफिरा कासल में उबलता हुआ पावर अचानक शांत हो गया, अपनी आम छुपी हुई हालत में वापस आ गया जब उसने चुपके से क्रिम्सन स्टार को छेड़ा। रियल वर्ल्ड में 7 पिंस्टर स्ट्रीट पर कॉप्स कैथेड्रल का दरवाजा, जो आम बिल्डिंग्स के साथ ओवरलैप कर रहा था, अपनी चमक खो दी। इसके बाद वो रेत और पत्थरों वाली लाइट पूल बन गया। अंदर और बाहर की हालत अचानक साफ हो गई और वो क्लेन की आंखों में रिफ्लेक्ट हुई। 100 मीटर ऊंचे क्रॉस के सामने ब्लैक रोब्ड पॉइंटेड हैट और मोनिकल वाला आमोन धीरे से खुले हुए दरवाजे की तरफ मुड़ा। उसने लाइट और शैडोज से बनी क्रिस्टल पिलर को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था, जिसके अंदर कई 12 रिंग्ड वर्म्स ऑफ टाइम तेजी से तैर रहे थे। उनके आसपास की सब चीजें जैसे थम सी गई थीं।
आमोन ने अपना सर उठाया और आसमान की तरफ देखा जब उसके मुंह के कोने ऊपर को मुड़ गए। चैप्टर 1206 चालाक पुराने लोमड़ी हर एक उनमें से। देर हो गई। क्लाइन के दिल के डूबने के बाद उसने अचानक महसूस किया कि हाथ में बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस जोर से हिला। उसने जल्दी से नीचे देखा और देखा कि कॉप्स कैथीड्रल का दरवाजा, जो एक खिलौने में छोटा हो गया था, रोशनी की किरणें फेंक रहा था। सफेद खोपड़ी पर हर ट्विस्टेड चेहरा जैसे जिंदा हो गया। एडम की कॉप्स कैथीड्रल का लेवल इतना ऊंचा है, यह सिर्फ एक दरवाजे से 061 की पहली लेवल बर्दाश्त कर सकती है। कोई भी देर किए बिना क्लाइन ने लेनर्ड को रिप्रेजेंट करने वाले क्रिम्सन स्टार का इस्तेमाल किया और 7 पिंस्टर स्ट्रीट पर एक गैस लैंप पर लॉक किया। अचानक दरवाजा, जिस पर सफ़ेद हड्डियां उभर आई थीं और एक डिस्टॉर्टेड चेहरा था, रियल वर्ल्ड में वापस आ गया और बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस की पहली लेवल पर एक और खिलौने का स्ट्रीट लैंप आ गया। तुरंत इसके बाद क्लाइन ने कॉप्स कैथीड्रल के अंदर एमन को टारगेट किया जब उसने अपना राइट हैंड स्वाइप किया। 061 की दूसरी लेवल खोल दी। उस वक्त बैटलफील्ड पर पलेज ज़ोरोएस मौजूद नहीं था। बिना किसी क्वाम के क्लाइन एमन को कहीं और ले जा सकता था। उसने डेस्टिनेशन एस्ट्रल वर्ल्ड रखी थी। उम्मीद थी कि 7 डीटीज उससे उनका प्यार दिखाएंगी, लेकिन ये पता नहीं था कि कोई रैंडम अनोमली आएगी या नहीं। इस पल दरवाज़ा कॉप्स कैथीड्रल में वापस आ गया। फिर मजेस्टिक बिल्डिंग, जो 7 पिंस्टर स्ट्रीट के साथ ओवरलैप हो रही थी, तेजी से डिसइंटीग्रेट हो गई। गिरने की प्रोसेस बहुत ऑर्गेनाइज थी। पहले डोम से शुरू हुई, फिर आर्चेज और दीवारों से, आखिर में पिच ब्लैक स्टोन पिलर्स के साथ खत्म हुई। गिरी हुई चीज जमीन पर नहीं लगी और उसकी जगह मिड एयर में गायब हो गई। क्रॉस के सामने खड़ा एमन भी पूरी कॉप्स कैथीड्रल के गिरने के साथ डिसिपेट होना शुरू हो गया, जैसे कि वो भी एनविजन्ड हो गया, एक एंटिटी जो कभी भी हटाई जा सकती थी। जरूर क्लाइन अच्छे से जानता था कि ये सिर्फ एमन था जो एक लूप होल का इस्तेमाल कर रहा था इमेजिन्ड कॉप्स कैथीड्रल की एक्सपायरी का, ताकि वो भी एक कल्पना का हिस्सा बनकर बैकलैंड से निकल जाए। धड़ाक! किसी टाइम पर मिड एयर में एक मोटा डार्क क्लाउड नजर आया। घर के बराबर साइज की बिजली की गोली ने चांदी जैसी सफेद रोशनी की धार को घसीटकर कॉप्स कैथीड्रल और एमन के जिस्म पर जोर से टक्कर मारी, जो पूरा डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था। एमन के क्रिस्टल मॉनिकल पर एक फाइन क्रैक आ गया जब उसके सर पर पॉइंटेड हेड गिर गया, लेकिन ये एंजल ऑफ टाइम घबराया नहीं। जब उसका चेहरा कंट्रोल से बाहर हिलने लगा, उसने अपनी मुस्कुराहट बनाए रखी और रोशनी और परछाइयों से बनी क्रिस्टल पिलर को पकड़ा। एक इल्यूजन की तरह वो पूरा डिसइंटीग्रेट हो गया जब कॉप्स कैथीड्रल में भरी रोशनी का समंदर गायब हो गया। अगले सेकंड पिच ब्लैक और हड्डियों से एम्बेडेड ऊंची कैथीड्रल फैंटेसी की दुनिया में वापस आ गई। 7 पिंस्टर स्ट्रीट का घर अब भी था, लेकिन ड्राइंग रूम के फ्लोर पर एग्जैजरेटेड निशान थे। ये निशान एक आदमी के जैसे था जो वहां लेटा हुआ राख में बदल गया। ये एमन के अनेक अवतारों के बाद छोड़ा गया था, जब वो अलग हो गए थे। लेकिन क्लाइन जानता था कि एमन का ट्रू बॉडी कामयाबी से भाग गया था और उसने अपनी डिजायर्ड गोल हासिल कर ली थी। जब वो रिकवर हुआ, ये किंग ऑफ एंजल्स डिवाइन थ्रोन तक पहुंचने और दुनिया की हर गलती का एम्बॉडीमेंट बनने के लिए सिर्फ एक रिचुअल से दूर था। जब मैंने कॉप्स कैथीड्रल का मेन दरवाजा बदला, पहले जिसने नोटिस किया और अपनी शक्ति से रिएक्ट किया वो लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स था। गॉडेस के पास सच में डिवाइन डिसेंट करने का कोई तरीका नहीं। वो सिर्फ अलग अलग मीडियम्स का इस्तेमाल करके रियलिटी में इंटरफेयर कर सकती है। उसे अफेक्ट करना मुश्किल है जब वो तैयार हो। मैं अभी भी खुश था खुद से कि मैं एमन से भागने में सफल रहा। मैं खुश था कि मैं बार बार उससे बच गया और उसके जाल में नहीं फंसा। लेकिन आखिर में उसने ऐसे बड़ा स्टंट खेला बिना किसी पहले वार्निंग के। उसने कब अपना ध्यान बैकलैंड की तरफ ट्रांसफर किया? ये मेरे लॉस को धोखे से दूसरी जगह रेजरेक्ट करने के बाद हुआ होगा। उसने पलेज ज़ोरोएस्ट की हिंट पकड़ी और ये भी कि उसके और मेरे बीच कनेक्शन है। उसने लास्ट सीक्वेंस 1 बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को टारगेट किया ताकि वो एक सच्चा भगवान बन सके। तब लेनर्ड ने प्रार्थना करते वक्त डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया था। उसने सिर्फ इतना कहा था कि जेकब फैमिली के ट्रेजर ट्रोव में प्रॉब्लम है। एक सीक्वेंस 1 एंजल जो एमन से इतना फेमिलियर है, उसे कुछ भी अजीब ना लगे और वो जाल में फंस जाए, इसके लिए एमन ने कुछ इनक्रेडिबल किया होगा। वाह! चाहे मैंने एमन के साथ दिमाग की लड़ाई में तेजी से तरक्की की है और एक ट्रांसफॉर्मेशन पूरा किया है, लेकिन मैं अभी भी एक टॉप स्विंडलर जैसे वो से बहुत दूर हूं। मैं अभी भी बहुत कच्चा हूं। एक बार एमन सीक्वेंस 0 एरर बन जाता है और ज़मीन पर भी फिर सकता है तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मुझे मरॉडर पाथवे के भगवान बनने का रिचुअल समझना होगा। मुझे कोई तरीका सोचना होगा कुछ नुकसान पहुंचाने का। मैं एमन को आसानी से डिवाइन थ्रोन तक पहुंचने नहीं देना चाहता। लेकिन क्या ये वही है जो एमन चाहता है? वो जानबूझकर रिचुअल रखेगा और मेरा इंतजार करेगा कि मैं उसके दरवाजे पर दस्तक दूं? अपने तेज दौड़ते ख्यालों के साथ क्लाइन ने लंबी आह भरी। फिर उसने द फूल के टोन में लेनर्ड को मैसेज भेजा। प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं। सेंट सैमुअल कैथीड्रल में लेनर्ड अभी मिट्टी से बाग में उभरा था। वो प्रेयर हॉल में दौड़ने की कोशिश कर रहा था जब उसने मिस्टर फूल के शब्द सुने।
प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं। लेनर्ड ने गति धीमी की और आखिर में एक स्टोन पिलर के पास रुक गया और उसने सिर झुकाकर अपने हाथों से चेहरा ढक लिया। इस पल एक थोड़ी सी उम्रदा आवाज अचानक उसके दिमाग में गूंजी। तुम उदास क्यों हो? मैं अभी तक मरा नहीं हूं। हाँ बूढ़े, आप अभी तक मरे नहीं हैं। लेनर्ड ने अपने हाथ हटाए और बेवकूफ़ी और खुशी से कहा। उसकी आंखें थोड़ी सी लाल हो चुकी थीं। तुम्हें देखकर क्या कह रहे हो? खैर, सीधे शब्दों में मैं एक बार मर चुका हूं, लेकिन पूरा नहीं। लेनर्ड ने आखिर में आह भरी और चारों तरफ देखा। देखकर कि कोई ध्यान नहीं दे रहा, उसने आवाज नीची करते हुए कहा, क्या आप एमन को धोखे में डालने में सफल रहे? उसे सच में धोखा नहीं कह सकते, पलेज ने आह भरते हुए कहा। इन सालों में जिस चीज के बारे में मैंने सबसे ज्यादा सोचा है वो ये है कि अगर एमन का ट्रू बॉडी मुझे ढूंढ ले तो मैं क्या करूं। बार बार एक्सपेरिमेंट्स के बाद मैंने भी एक टेक्निक बनाई है। मेरा ट्रू बॉडी मरने के बाद मैं अपने अवतार में दोबारा जिंदा हो सकता हूं, लेकिन मैं सीक्वेंस 1 बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक खो दूंगा और पैसिवली अपना लेवल नीचे कर दूंगा। मैं भी समय से पीछे नहीं रहा। इसका मतलब एमन ने आपको एक बार मारा और आपकी सीक्वेंस 1 कैरेक्टरिस्टिक हासिल कर ली जब आप सीक्वेंस 2 लेवल पर दोबारा जिंदा हुए। लेनर्ड ने रफ आइडिया लगा लिया कि क्या हुआ और कंफर्म करने के लिए पूछा। पलेज ने आह भरते हुए जवाब दिया, कुछ ऐसा ही। असल में ऐसा नहीं है कि एमन को नोटिस नहीं हुआ। उसने कुछ नहीं किया रोकने के लिए जब मैंने तुम्हें कॉप्स कैथीड्रल से बाहर धकेला। उसने सिर्फ मेरे लिए कुछ उम्मीद छोड़ना चाहा और मुझे आने वाली लड़ाई में डेथ तक लड़ने की इच्छा खो देने पर मजबूर कर दिया। अगर ऐसा ना होता तो मैं उससे इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। आखिर मैं बेसिकली रिकवर कर चुका था ट्रेजर ट्रोव की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को अब्जॉर्ब करने के बाद। लेनर्ड ने आश्चर्य से फूटकर कहा, बूढ़े, आपने मुझे कॉप्स कैथीड्रल से इसलिए बाहर धकेला क्योंकि मेरे अंदर आपका अवतार है। पलेज ने तुरंत स्कॉफ किया। तुम क्या सोचते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें पोता मानता हूं? क्या आपके पास दूसरे अवतार नहीं है? लेनर्ड ने गुनगुनाया। पलेज ने गुर्राया और आह भरी। एमन ने सच में उसके अवतार को धोखा दिया। मैं मानता हूं कि उसने मुझसे तेज खेला। अगर ये बात ना होती कि उसने ये सीखा था कि एंजल ऑफ टाइम को जेकब फैमिली के ट्रेजर ट्रोव की एग्जैक्ट हालत का पता नहीं था जब उसने एमन के अवतारों को अब्जॉर्ब किया, तो उसने डेफिनेटली इस मामले पर ज्यादा कॉशन की होती और एमन के अपीयरेंस के लिए ज्यादा एडिक्वेट तैयारी की होती। ये सबसे अहम वजह थी। बाकी मामलों के बारे में जैसे जेकब फैमिली के एंसेस्टर या क्लाइन मोरेटी के एमन के ट्रू बॉडी से फॉरसेकन लैड ऑफ द गॉड्स में हाइड एंड सीक खेलना, इनमें से कोई भी उसकी सोच बनाने में अहम नहीं था। लेनर्ड ने थोड़ी देर सोचकर तसल्ली दी। बूढ़े, आप इस ट्रेजर ट्रोव के सबसे घातक जाल में फंसकर ही रह जाते, इसलिए ये बुरा नहीं है कि आप बच गए। ऐसा नहीं है, पलेज ने तुरंत इनकार किया। अगर मुझे पहले से अंदाजा होता कि कोई खतरनाक होगा तो मैं सीधे एक सच्चे भगवान का फेथ ले लेता और उनका ग्राउंडेड एंजल बन जाता। उनकी प्रोटेक्शन के साथ मैं जेकब फैमिली के ट्रेजर ट्रोव जाता। जब मैंने कैरेक्टरिस्टिक अब्जॉर्ब किया और सीक्वेंस 1 की ताकत वापस पाई, मैं इस प्रॉब्लम पर सोच रहा था, क्या मैं चर्च ऑफ एवरनाइट में शामिल हो जाऊं या तुम्हारे द फूल के साथ काम करूं या पैरासिटाइजिंग हटाकर पहले की तरह एमन से छिप जाऊं। ये कहकर उनके इमोशंस फिर से बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए। बूढ़े के पास काफी प्लान है। तुम देवी की शरण मांगने में इतने फेमिलियर क्यों हो? लेनर्ड ने अंदर से आह भरी और अपना ध्यान सबसे अहम मुद्दे पर लगाया। बूढ़े, एमन ने आपकी सीक्वेंस 1 कैरेक्टरिस्टिक हासिल करने के बाद क्या वो अपोथियोसिस रिचुअल की तैयारी करेंगे? हाँ, पलेज ने गहरी आवाज में जवाब दिया। ये मतलब है बहुत लंबी मुद्दत के लिए तुम्हारा पहला कॉलीग और हम लोग ज्यादा से ज्यादा एमन के लोअर लेवल अवतारों द्वारा परेशान किए जाएंगे या कुछ भी नहीं होगा। उनके अपोथियोसिस रिचुअल की रिक्वायरमेंट क्या है? लेनर्ड ने प्रेस किया। पलेज एक सेकंड के लिए चुप रहा, फिर बोला, उनके अपोथियोसिस रिचुअल के दौरान किसी को रिप्लेस करना। इस पॉइंट पर पलेज ने सेल्फ डेप्रिशिएटिंगली हंसी दी। एमन का अगला फोकस डेफिनेटली अपोथियोसिस रिचुअल पर होगा। ये हमारी आखिरी शांति के लम्हे होंगे। एक बार वो भगवान बन गया, वो डेफिनेटली तुम्हारे पास आएगा तुम्हारे जरिए द फूल से निपटने के लिए। चाहे मैं तुम्हें छोड़कर समय से पहले भाग सकता हूं, मुझे फिक्र है कि उसका इरादा एंजल लेवल की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को वापस लेने का है। जल्दी से उन रेयर स्पिरिट्स पर कंट्रोल पाओ, पोशन को डाइजेस्ट करो और डेमी गॉड बन जाओ। एक होली आर्टिफैक्ट संभालो और एवरनाइट की मेहरबानी हासिल करो। लेनर्ड का चेहरा गंभीर हो गया जब उसने धीरे से सिर हिलाया। उसने तुरंत एक शांत जगह ढूंढी और प्रार्थना के जरिए मिस्टर फूल को की इन्फॉर्मेशन से अवगत कराया। किसी और का अपोथियोसिस रिचुअल, लगता है जो जल्दी से भगवान बन सकता है वो एडम है। अच्छा है अगर दो भाई आपस में लड़ लें। आखिरी शांति का दौर। मैं उम्मीद करता हूं कि जो अवतार एमन मुझे इंटरफियर करने के लिए छोड़ता है वो ज्यादा ताकतवर ना हो। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं डार्क डेमोनिक वुल्फ के निशान जल्दी से ढूंढ लूं। मैं उम्मीद करता हूं कि डोरियन डील पर राजी हो जाएं। क्लाइन ने आह भरी और रियल वर्ल्ड वापस आया। उसने अपने लैंटर्न को उठाए अंधेरे में चलना जारी रखा। चैप्टर 1207 डोरियन का फैसला।
बैकलैंड, शरवुड बरो, 22 होप स्ट्रीट, हैट ट्रिक इन। चौड़े कंधों और मोटे बाहु वाला डोरियन ग्रे अब्राहम बेजान अपने कमरे में आगे पीछे घूम रहा था। अपनी स्टूडेंट फॉर्स की मुलाकात का इंतजार कर रहा। चाहे वो कितना भी कंपोज्ड और मेंटली प्रिपेयर्ड क्यों ना हो, जब आखिर जवाब का सामना करने की बारी आई तो वो नर्वस और बेचैन महसूस कर रहा था। एक अनजाने वक्त के बाद दरवाजे पर एक सीरीज दस्तक हुई। डोरियन ने कुछ सेकंड्स रिदम सुना, फिर गहरी सांस ली। वो दरवाजे तक गया, हैंडल को घुमाया और पीछे खींच लिया। दरवाजे के बाहर ब्राउन बाल, घुंघराले बालों वाली फॉर्स थी, जो एक डार्क कलर्ड लॉन्ग ड्रेस और टिंटेड ग्लासेस की जोड़ी पहने थी। डोरियन ने आदत से फॉर्स के पीछे देखा और कंफर्म करने के बाद कि कोई भी उनकी तरफ नहीं देख रहा, उसने अपनी स्टूडेंट के गुजरने के लिए रास्ता दिया। उसी वक्त उसने फॉर्स के हाथों पर नजर डाली और एहसास हुआ कि उसकी स्टूडेंट कोई लगेज वहीं लेकर आई। डोरियन ने अपनी नजर वापस खींची और कमरे के बीचों बीच तक गया। उसने एक सीट ढूंढी और बैठने के बाद अपने सामने सोफा की तरफ इशारा किया। बैठ जाओ। फॉर्स ने कॉशियस तरीके से अपने स्कर्ट के किनारे थोड़े से उठाए, बैठी और सलाम किया, गुड मॉर्निंग टीचर। डोरियन सीधे मुद्दे पर नहीं गया। कुछ सोचने के बाद उसने कहा, क्या तुम लोगों ने सच में बोटिस को मारा? हाँ। फॉर्स ने अपनी जेब से एक एक्सक्विजिट लंबी सिगार केस निकाली और उसे खोलकर डोरियन को अंदर दिखाया। ये एक जोड़ी डार्क ब्लैक आंखें थीं, जो न बयान की जा सकने वाले भय से जम गई थीं, जैसे कि वो मरने से पहले कुछ बेहद डरावना देख चुकी थीं। डोरियन ने पहले ही मेंटली प्रिपेयर कर लिया था, जैसे कि पहली बार खौफनाक सिर मिला था, जो नाइटमेयर्स की वजह बनता था, जो एक एक खाली टुकड़े से जोड़ा गया था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी स्टूडेंट कोई लगेज नहीं लेगी और सिर्फ लेडीज सिगार केस ही निकालेगी। इससे वो विश्वास करने लगा कि ये एक निशानी है जो बोटिस की पहचान सबूत कर सकती है, लेकिन हकीकत फिर से उसकी उम्मीद से बाहर थी। ये अभी भी बोटिस की लाश थी, लेकिन इसमें लुइस वीन के छोड़े हुए से भी कम था। सिर्फ एक जोड़ी आंखें हैं। एक एस्ट्रोलॉजर की स्पिरिचुअल इंट्यूशन ने डोरियन को कन्विंस किया कि आईबॉल बोटिस का था। देखकर कि टीचर चुप हो गया, फॉस ने सबकॉन्शियसली एक्सप्लेन किया। उसका जिस्म पूरा गिरकर डिसिपेट हो गया, सिर्फ ये जोड़ी आंखें अभी पूरी हैं। उसने थोड़ी देर रुककर कहा, ये आंखें बोटिस की आखिरी सांसों से पहले बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस के भाई और कंटैमिनेशन के बचे हुए हिस्सों को कंटेन करती हैं। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कर्स्ड आइटम है, इसलिए मैंने इसे सीधे आपको नहीं भेजा। इससे पोस्टमैन के साथ भयानक चीजें हो सकती हैं और वो बेजान भी मर सकता है। बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस की करप्शन। डोरियन ने एनलाइटनमेंट से सर हिलाकर मुस्कुराकर आह भरी। क्या वो आखिर बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस के हाथों मरा? ये तो तकदीर है। पहली चीज जो बोटिस ने ऑरोरा ऑर्डर के लीडर होने के बाद बिट्रेयल से चुराई थी, वो बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस थी। फॉस ने मैम हर्मिट और मिस जस्टिस की प्राइवेट गैदरिंग में स्पॉइल्स ऑफ वॉर बांटे जाने की जनरल सिचुएशन की डिस्क्रिप्शन सुनी थी। उसे पता चला कि उसने जो लड़ाई मिस की वो कितनी खूबसूरत और खतरनाक थी। उसने थोड़ी देर सोचकर कहा, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस से कंटैमिनेट हो, वो पहले ही कंट्रोल खोने लगा था। डोरियन आश्चर्य में नहीं पड़ा और अपनी स्टूडेंट से बोला, रख लो, ये आपके हक का लूट है। जब फॉर्स ने सिगार केस बंद करके अपनी जेब में वापस रख लिया, डोरियन आगे झुका, अपने हाथ जोड़े और अपनी नाक को छुआ। बोटिस उन सबसे टैलेंटेड अप्रेंटिसेस में से एक था जिसे मैंने कभी देखा था। किसे पता था कि उसका अंत ऐसे होगा? ये कहकर डोरियन ने लंबी आह भरी, जैसे कि वो कुछ याद कर रहा हो और कन्फेस कर रहा हो। फॉर्स को तब के वाकयात की डिटेल्स के बारे में ज्यादा पता नहीं था, इसलिए वो बेजान बोलने की हिम्मत नहीं कर सकती। वो सिर्फ चुप रही और अपने टीचर के मिक्स्ड इमोशन से रिकवर होने का इंतजार कर रही थी। 10 सेकंड के बाद डोरियन ने अपना जिस्म सीधा किया और पूछा, तुमने स्क्राइब पोशन कैसे डाइजेस्ट की? ये सिर्फ अपनी स्टूडेंट के लिए फिक्र दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि एक्सपीरियंस जमा करने के लिए था, ताकि परिवार के दूसरे मेंबर्स को कुछ गाइडेंस दे सके। फॉर्स का चेहरा तुरंत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, जैसे कि वो कुछ याद कर रही हो जिसे वो याद नहीं करना चाहती। ये मेनली इसलिए है कि किसी ने मेरी मदद की। एक तरफ मैंने बहुत यूनिक या हाई लेवल एबिलिटीज रिकॉर्ड की, दूसरी तरफ पिछले कुछ महीनों में मुझे बहुत जगहों पर ले जाया गया, जहां मैंने अलग अलग कल्चर्स और खूबसूरत मंजर रिकॉर्ड किए। डोरियन कुछ देर के लिए चुप रहा, फिर सर हिलाया। ये इमिटेट करना आसान नहीं। फिर उसने पूछा, गेरमन स्पैरो? हाँ, फॉर्स ने एक पक्का जवाब दिया। डोरियन फिर चुप हो गया। कुछ सेकंड्स के बाद उसने कहा, वो कैसी डील करना चाहता है, या फिर वो क्या चाहता है? फॉर्स ने अपना ध्यान इकट्ठा किया और शर्मिंदा तरीके से जवाब दिया,
वो प्लानर्स वॉकर के पोषण फॉर्मूला चाहता है और वो बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस का इस्तेमाल करके आपके परिवार के हाथों में 2 ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट के बदले देना चाहता है। ये दाम डेफिनेटली एक जेनरस ऑफर था। फॉर्स ने पहले सोचा था कि मिस्टर वर्ल्ड प्लानर्स वॉकर के पोषण फॉर्मूला और एक ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट के बदले एक प्रॉमिस का इस्तेमाल करेगा, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि वो बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस भी जोड़ेगा। जरूर अब्राहम फैमिली को कर्ज से आजाद करवाना डेफिनेटली वैल्यू रखता है, लेकिन एक प्रॉमिस हमेशा एक प्रॉमिस रहता है जो पूरा न हो। डोरियन गेरमन स्पैरो के ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट की रिक्वेस्ट पर आश्चर्य में नहीं पड़ा। वो पहले ही मेंटली प्रिपेयर्ड था और बदले में उसने सोचा कि कंडीशंस उसकी कल्पना से बाहर हैं। आखिर अब्राहम फैमिली के पास ऐसी कई चीजें नहीं हैं जो एक डेमीगॉड इस वक्त चाह सकता है। उसने हल्का सा भौं उकड़ा और कहा, वो प्लानर्स वॉकर के पोषण फॉर्मूला क्यों चाहता है? मुझे नहीं पता, फॉर्स ने सीधे तरीके से जवाब दिया। डोरियन खड़ा हुआ और घूमने लगा। अचानक वो रुका और फॉर्स की तरफ देखा। मुझे उससे मिलना होगा और बात करनी होगी, तभी मैं फैसला कर सकता हूं। ठीक है, फॉर्स ने बिना किसी देर के अग्री कर लिया। डोरियन ने आह भरी और अपनी स्टूडेंट को भेजने की तैयारी की, फिर जल्दी से अपनी दवा निकालकर खा ली। उसने इस वक्त मुलाकात इसलिए रखी थी क्योंकि उसे लगा कि उसका कर्ज कभी भी हो सकता है। अगर कुछ हुआ तो दुश्मन उसकी स्पिरिट चैनल नहीं कर पाएगा। लेकिन जब फॉर्स उठी तो उसने दरवाजे की तरफ नहीं चला। वो जगह पर खड़ी रही और हवा में हाथ पकड़ा। उसकी बाह अचानक डूबी और उसने जल्दी से एक फिगर निकाला जो ब्लैक ट्रेंच कोट और सिल्क टॉप हैट पहने था। ये फिगर ब्लैक बाल और ब्राउन आंखों वाला था। उसके चेहरे का कोना कटा हुआ और ठंडा था। ये और कोई नहीं बल्कि गेरमन स्पैरो था। गेरमन स्पैरो की आंखें थोड़ी सी हिलीं जब वो जल्दी से अपनी स्लगिश लुक से रिकवर हो गईं और एक असली आदमी से कोई फर्क नहीं रहा। टीचर, वो आ गया, फॉर्स ने सीरियसली इंट्रोड्यूस किया। ये गेरमन स्पैरो है। ये एक्शन डोरियन ग्रे अब्राहम को थोड़ा सा मुंह खोला छोड़ गया। वो अपना मुंह बंद करना भूल गया और कुछ देर तक जवाब नहीं दे सका। चाहे वो एक पुराने फैमिली क्लान से आया हो और बहुत सीक्रेट्स जानता हो, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो वो पढ़कर भी सोच नहीं सकता क्योंकि वो सिर्फ सीक्वेंस 7 का था। अपनी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर करने के बाद क्लेन ने अपने कपड़ों में हाथ डाला और एक गोल्डन पॉकेट वॉच निकाली। पढ़ा। उसने पॉकेट वॉच खोली और देखी। बिना किसी इमोशन के उसने डोरियन से कहा, आपके पास 3 मिनट हैं। एग्जैक्टली अफवाहों की तरह है। वो ठंडा, घमंडी और पागल है। डोरियन ने कोई वक्त बर्बाद नहीं किया और सीधे बोला, मुझे अपने प्रॉमिस पर विश्वास करने की एक वजह दो। पॉकेट वॉच बंद करते हुए क्लेम ने उसे अपनी इनर पॉकेट में वापस रखते हुए कहा, असल में मैं ऑलरेडी उस रिचुअल से वाकिफ हूं जो मिस्टर डोर को वापस आने देता है। डोरियन की आंखें चमक उठी। जैसे ही वो पूछने वाला था, उसने गेरमन स्पैरो को शांति से ऐड करते हुए सुना, लेकिन मैं ऐसा करने की सोच नहीं रहा। क्यों? डोरियन और फॉर्स कंफ्यूज थे, लेकिन एक पूछने की हिम्मत रखता था जबकि दूसरा नहीं। क्लेन ने विंडो की तरफ देखते हुए कहा, क्या आप कॉस्मॉस के करप्शन के बारे में जानते हैं? कॉस्मॉस को समझने के मामले में अब्राहम फैमिली डेफिनेटली ट्रू डीटीज और एंजल्स के बाहर पहले नंबर पर थी। क्लेन को विश्वास था कि उन्होंने कुछ हिंट्स और छुपी हुई रिकॉर्ड्स छोड़ी होंगी। डोरियन ने सीरियसली सर हिलाकर कहा, हाँ, मैं शक करता हूं कि मिस्टर डोर कॉस्मॉस से करप्ट हो गया है। क्लेन ने सीधे तरीके से एक्सप्लेन किया, मेरे प्रॉमिस के लिए उसे अभी पूरा किया जा सकता है, लेकिन शायद आप ऐसा करने को तैयार न हो। इसके अलावा ये कर्ज को बिल्कुल खत्म नहीं करता। हल क्या है? डोरियन ने पूछा जब उसने अपने उबलते इमोशंस को कंट्रोल किया। क्लेन का चेहरा तुरंत सीरियस हो गया। आप और आपके फैमिली मेंबर्स अपना फेथ मेरे लॉर्ड की तरफ बदल लेंगे। इस तरह जब फुल मून या ब्लड मून होगा, आप लोग ब्लेस्ड रहेंगे और अब कर्ज से परेशान नहीं होंगे। स्कॉलर ऑफ द ओल्ड पोशन को पूरी तरह से डाइजेस्ट करने के बाद उसे किसी आदमी को ग्रे फॉग के ऊपर खींचकर मिस्टर डोर की रैविंग से बचाने की जरूरत नहीं रही। वो डायरेक्टली एंजल्स एम्ब्रेस का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। अब सिर्फ इस बात की चिंता थी कि अब्राहम फैमिली के मेंबर्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। इससे वो ओवरवेल्म्ड हो सकता है या उसकी स्पिरिचुअलिटी कम पड़ सकती है। आपका लॉर्ड कौन है? डोरियन ने कुछ देर चुप रहकर पूछा। क्लेन ने अपनी शर्म को दबाकर सीरियसली कहा, महान मिस्टर फूल। द फूल? क्या आप एंटिगोनस फैमिली से हैं? डोरियन ने अचानक कुछ कनेक्शंस बना लिए। क्लेन ने सर हिलाकर उसकी गैस को रिजेक्ट कर दिया। डोरियन फिर चुप हो गया, लेकिन ये सोचकर कि सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, उसने जल्दी से पूछा, अगर हम उस एंटिटी पर विश्वास करेंगे तो क्या हम कर्ज से होने वाली परेशानियों से बच सकते हैं? एक पुराने फैमिली मेंबर होने के नाते वो अच्छे से जानता था कि एक अनजानी एंटिटी पर विश्वास करना कितना खतरनाक है। उसे डर था कि वो मिस्टर डोर की रैविंग से हल कर देगा, लेकिन एक और कर्ज ले आएगा। क्लेन ने सीधे तरीके से जवाब दिया,
ये सिर्फ एक टेम्पररी हल है। मैं आपके लिए बेहतर हल ढूंढूंगा। डोरियन ने सर हिलाकर जल्दी से कहा, मैं आपके लॉर्ड पर विश्वास करने की कोशिश करूंगा और आपको प्लानर्स वॉकर के पोशन फॉर्मूला दूंगा। अगर कर्स सच में टेम्पररी हल हो जाता है तो हम ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट का ट्रांजैक्शन पूरा कर लेंगे। उसने प्लान बनाया कि वो खुद पर एक्सपेरिमेंट करेगा कि ये तरीका काम करता है या नहीं। इसके अलावा उसने दूसरे फैमिली मेंबर्स को बताने की सोची भी नहीं। वो चाहता था कि वो गेरमन स्पैरो के बेहतर हल का इंतजार करें जब तक वो और इंतजार नहीं कर सकते। ठीक है, क्लेन ने अपनी जेब से एक पेन और पेपर निकाला और द फूल का महान नाम लिख दिया। डोरियन के लिए उसने भी एक क्रिस्टल बॉल का इस्तेमाल शुरू किया अपनी यादों की मदद से प्लानर्स वॉकर के पोशन फॉर्मूला लिखने के लिए। एक्सचेंज के बाद क्लेन ने सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स और रिचुअल की तरफ देखा। सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स: एक वर्म ऑफ स्टार, एक वर्म ऑफ टाइम, एक वर्म ऑफ स्पिरिट। एडवांसमेंट रिचुअल: चैप्टर 1208 लंबी आरजू की शांति, द लॉन्ग अवेटेड सेरेनिटी। इस प्लैनेट के बाहर 9 जगहों पर दास्तान छोड़ाओ। क्या ये कॉस्मोस नहीं है? अपने हाथ में पोशन फॉर्मूला देखकर क्लेन ने लगभग भौं सुकोचा। उसे लगा कि ये मिरेकल इन्वोकर के एडवांसमेंट रिचुअल से ज्यादा खतरनाक है। चाहे बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस और एब्राहम फैमिली के 2 ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट्स और कई ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट्स लोगों को कॉस्मोस में भेजने की सलाहियत रखते हों, जिससे रिचुअल सिंपल लगे, लेकिन उसे साफ याद था कि चर्च ऑफ एवरनाइट के एसेटिक लीडर आरियाना ने एक बार उसे वॉर्न किया था कि कॉस्मोस एक्सट्रीमली करप्शन रखता है। एंजल बनने से पहले उसे समझना भी खतरनाक है। एक प्लेन्सवॉकर नहीं होगा तो कॉस्मोस उसे करप्ट कर देगा, और प्लेन्सवॉकर बनने के लिए उसे कॉस्मोस का सफर करना होगा। ये एक बंद गली बन गया है, इसका कोई हल नहीं। शायद एब्राहम फैमिली के पास कॉस्मोस की रिलेटिवली सेफ लोकेशंस के रिकॉर्ड्स हैं। मैं ज्यादा पेसिमिस्टिक नहीं हो सकता। इसके अलावा मुझे वापस जाकर इस फॉर्मूला की सच्चाई वेरीफाई करने के लिए डिविनेशन का इस्तेमाल करना होगा। डोरियन का मुझसे झूठ नहीं बोलना इसका मतलब ये नहीं कि उसे झूठ नहीं बोला गया हो। क्लेन ने अपनी नज़र वापस खींची और अपने सामने डोरियन ग्रे एब्राहम की तरफ देखा। सब प्लेन्सवॉकर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ है? द फूल के शानदार नाम याद करने के बाद डोरियन ने 2 सेकंड सोचकर कहा, 2 हमारी फैमिली में ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट्स की शक्ल में है, एक बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस की शक्ल में है, एक कहते हैं डीमने सेक्ट के हाथों में है, जबकि दूसरा चर्च ऑफ द गॉड ऑफ कॉम्बैट के साथ है। एक और है, लेकिन उसे सेकेंड एपॉक के बाद से किसी ने नहीं पाया। अगर मैं बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस का इस्तेमाल करके एब्राहम फैमिली के 2 रिलेटिवली नॉर्मल ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट्स के बदले दे सकता, तो मुझे प्लेन्सवॉकर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक हासिल करने की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन वो एडवांसमेंट रिचुअल सच में एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा इस रिचुअल की असलियत साफ है कि कॉस्मोस में निशान छोड़ा जाए। चाहे कितने भी चेंजेस किए जाएं, मैं कॉस्मोस से बच नहीं सकता। क्लेन ने अपना एक्सप्रेशन कंट्रोल किया और डोरियन की तरफ सर हिलाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्रिम्सन मून के पूरा होने पर जवाब ढूंढ लें। ये कहते हुए उसकी फिगर तेजी से हल्की होने लगी, फोर्स की लिमिट तक पहुंच चुकी थी। गर्मन स्पैरो को ऐसे जाते देखकर डोरियन ने सबकॉन्शियसली अपने हाथ में द फूल के शानदार नाम वाले पेपर को नीचे देखा। उसे एहसास हुआ कि वो भी इल्यूजरी हो गया और गायब हो गया। डोरियन अपनी फैमिली द्वारा रिकॉर्ड किए गए अलग अलग बियॉन्डर पावर्स से सही जवाब नहीं ढूंढ पाया। उसने फॉर्स की तरफ देखा, मुंह खोला, उससे पूछने का इरादा किया। उसी वक्त उसे अचानक दिल में दर्द महसूस हुआ जब उसकी प्यूपिल्स तेजी से फैल गईं। हाय रे, कर्स काम करने वाला है। डोरियन ने जल्दी से अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा मेटल बॉटल निकाला। उसने ढक्कन खोला और उसे एक ही घूंट में पी लिया। छन! उसके एक्शंस इतने जल्दी के थे कि मेटल बॉटल का ढक्कन जमीन पर गिर गया। फॉर्स ने देखा कि उसका टीचर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने देखा कि वो अपना सीना पकड़कर बैठा है, हुआ क्या है इस पर रिएक्ट नहीं कर पा रहा। एक फॉर्मर सर्जन होने के नाते उसने जल्दी से एक कंक्लूजन पर पहुंची और जल्दी से बोली, टीचर, क्या आपको हार्ट अटैक आ रहा है? क्या आपके पास कोई स्पेशल मेडिसिन है? आखिरी सवाल पूछने के बाद फॉर्स को एहसास हुआ कि वो ज्यादा एंग्शियस और कंसर्न्ड हो गई थी, जिससे वो थोड़ी सी बेवकूफ लग रही थी। टीचर ने जो बॉटल पी थी वो डेफिनेटली स्पेशल मेडिसिन थी। क्या कोई मदद चाहिए? मेरे पास रिकॉर्डेड डॉक्टर की शक्तियां हैं। फॉर्स ने पूछा जब उसने देखा कि उसका टीचर के एक्सप्रेशन से रिकवर हो गए। डोरियन ने सर हिलाकर इशारा किया कि वो ठीक हैं। उसी वक्त उसने अंदर से आह भरी।
ये इसलिए क्योंकि तुमने मेरे प्लान के मुताबिक काम नहीं किया और सीधे गर्मिन स्पैरो को इस कमरे में बुलाया, जिससे मुझे मेडिसिन पीने का टाइम नहीं मिला। सोनिया सी, रोस्टेड आइसलैंड की कैपिटल सिटी ऑफ जेनरोसिटी, बायाम। ब्लू अवेंजर शाम को पोर्ट पर लगा। इस दौरान सोनिया आइलैंड के आसपास के समुद्री ट्रैफिक पर चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स द्वारा पहुंचाई गई तबाही ने फाइसैक एम्पायर के डेमीगॉड्स की हरकतों को खींच लिया। कई कैप्टन्स ड्यूटी के दौरान मरे और उनकी फ्लीट को सिवियर ब्लो सहा। एल्गर विल्सन और उसकी क्रू ने इस अटैक से बच लिया जब वो आइलैंड के प्रिमिटिव जंगल में छिपकर पोर्ट पर अटैक करने का मौका ढूंढ रहे थे। चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स और लोएन नेवल आर्मी द्वारा अपने गोल डिक्लेयर करने के बाद वो पासू आइलैंड वापस आए आराम करने के लिए, क्योंकि वो खत्म हो गया। इसके बाद एल्गर ने जानबूझकर बैटल एंगेज किया। वो पायस, पैशनेट और फर्वेंट दिखाई दिया। इसके परिणाम स्वरूप कार्डिनल्स द्वारा उसे तारीफ मिली। ये इसलिए क्योंकि वो रोस्टेड आइसलैंड के आसपास के एरिया से फेमिलियर था। बिना शक उसे इंपॉर्टेंट कॉलोनी की नेवल फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहां भेजा गया। जरूर अपने पास्ट आइडेंटिटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए उसने फ्यूचर के लिए दूसरे मामलों की तैयारी भी की। एल्गर और उसकी क्रू बायाम पायरेट्स को रिक्रूट करने के नाम पर आए। इस वॉर में बहुत से पायरेट्स को रिक्रूट किया गया, इफेक्टिवली अलग अलग कंट्रीज की नेवीज के नुकसान को पूरा कर दिया, जैसे कि फोर्थ एपॉक के शुरुआती और बीच के दौरान मर्सनरीज की रिक्रूटमेंट हुई थी। फायदा उठाते हुए कि आसमान में अभी भी कुछ रोशनी थी, एल्गर ने बोट से उतरकर सीधे सी किंग जैन कॉटमैन की कैथीड्रल ऑफ वेव्स की तरफ कदम बढ़ाए। एक सीक्वेंस 5 ओशन सॉन्गस्टर होने के नाते उसे डायरेक्टली चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स के कार्डिनल, एक हाई रैंकिंग बीकन ऑफ द मैंडेटेड पनिशर्स से मिलने का हक था। चलते वक्त एल्गर ने अचानक एक फेमिलियर चेहरा देखा। ये एक मिडिल एज्ड आदमी था जो फॉर्मल सूट, बो टाई और ग्लासेस पहना हुआ था। काफी रिफाइंड दिख रहा था, लेकिन एल्गर अच्छे से जानता था कि वो सी गॉड कैल्वेटवा का बिलीवर था। वो एक बार पायरेट था और अब वो एक मर्चेंट था जो अथॉरिटीज और अंडरवर्ल्ड दोनों के साथ बिजनेस करता था। लंबे टाइम से मुलाकात नहीं हुई। रैल्फ ने उस नाजायज औलाद को सलाम किया जिसमें लोएन, फाइसैक और रोस्टेड का खून मिला था। रैल्फ कुछ देर के लिए स्टन्ड रह गया, जैसे कि वो ब्लू अवेंजर के कैप्टन को पहचान नहीं पा रहा। एल्गर, हमारा घोस्ट शिप का कैप्टन? कुछ सेकंड्स बाद उसने आश्चर्य से पूछा। एल्गर मुस्कुराकर बोला, क्या मैं बहुत बदल गया? रैल्फ ने भौं सुकोची और जवाब दिया, आपकी शख्सियत बहुत बदल गई है। ये तो और भी ज्यादा समुद्र और अंधेरे बादल जैसे लग रहे हैं तूफान से पहले। काफी तेज नजर। वैसे ये एक एक्ट है जो मैं जानबूझकर दिखा रहा हूं। ओशन सॉन्गस्टर पोशन खाने के बाद अगर ऐसी तब्दीली नहीं होती तो मैं चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स का आदमी नहीं लगता। एल्गर ने आह भरी और कहा, क्योंकि फिक्र करने के लिए बहुत कुछ था। अब सब ठीक है। मैं ऑलरेडी चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स द्वारा हायर कर लिया गया हूं। रैल्फ ने आंखें तांगी और उसके दिल में विजिलेंस की एहसास उभर आया। उसने हंसी दी और कहा, यह सच में एक अच्छी चीज है। अगर वॉर न हो तो। एल्गर ने उस जगह को देखा जहां से रैल्फ अभी निकला था और पूछा, यहां नया स्कूल कब आया? वो एक नजर में देख सकता था कि 4 मंजिला इमारत, सीमेंट का मैदान, गार्डन का लॉन और बहुत से बच्चे खुशी होकर खेल रहे थे। बच्चों की काली चमड़ी थी, लेकिन कुछ के पास लोकल्स की तरह ब्रॉन्ज रंग नहीं था। उनके बाल सिर्फ थोड़े से घुंघराले थे और वो ज्यादा साफ नहीं थे। बिना शक ये ग्रुप मिक्स्ड ब्लड बच्चों का था। रैल्फ पीछे मुड़ा और मुस्कुराकर आह भरी, क्या तुमने मेरी चैरिटी फाउंडेशन को पैसे नहीं दिए? भगवान की गाइडेंस में मैंने आइलैंड के कई बड़े शहरों में कुछ स्कूल स्थापित किए। खासकर इन भेदभाव का शिकार बच्चों को तालीम, 3 वक्त का खाना और रहने की जगह दी। हमारा बचपन उदास था और मैं नहीं चाहता कि वो ऐसे ही रहें। उसी वक्त जब रैल्फ ने जवाब दिया, एल्गर स्कूल को घूरता देख रहा था। जब रैल्फ ने बात खत्म की, एल्गर ने नजर हटा ली और कहा, मुझे लगता था कि तुमने कम से कम आधा ले लिया होगा। रैल्फ जोर से हंसा, लगता है मैंने तुम पर बुरा असर छोड़ा। कैसा है? इस स्कूल के बारे में तुम्हारी क्या राय है? एल्गर ने उसका साइज लिया और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं स्कूल गया हूं? उसने थोड़ी देर रुक कर कहा, तुम्हारी चैरिटी फाउंडेशन कौन सी गली में है? शायद मैं फ्यूचर में तुम्हारे पास किसी चीज के लिए आऊंगा। ये सोचकर कि सामने वाला चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स द्वारा हायर किया गया है, रैल्फ ने रेजिस्टेंस से उसके कनेक्शन को एक्सपोज करने की हिम्मत नहीं की। उसने हल्की हंसी दी और कहा, डोनेट करने के लिए ठीक है, लेकिन किसी और चीज के लिए आने की जरूरत नहीं है। चैरिटी फाउंडेशन की लोकेशन देने के बाद रैल्फ घर वापस आया।
वो दूसरी मंजिल पर गया और एक कमरे का दरवाजा खटखटाया। लॉर्ड डेनिस, मुझे रिपोर्ट करनी है। कमरे में एक गहरी और डिग्निफाइड आवाज ने जवाब दिया, अंदर आओ। बैकलैंड, चेयरवुड बुरो। डोरियन, जो एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहता था, विंडो तक पहुंचा। सूरज के डूबने के साथ आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। आज रात क्रिम्सन मून पूरा होगा और एब्राहम फैमिली की कर्स फिर से उतरेगी। उसे दाढ़ी बनाए हुए कुछ टाइम हो गया था। मुंह के आसपास दोनों गालों और नीचे की तरफ सफेद मूछें उगने लगी थीं। ये उसके मिडिल एज्ड आदमी के चेहरे से बेजान लग रही थीं। कुछ देर तक देखने के बाद डोरियन ने सर झुकाकर जोटन में उच्चारण किया, द फूल जो इस एरा का नहीं है। अपनी प्रार्थना खत्म करने के बाद वो अपने रूम में वापस आया और एक सोफा ढूंढकर बैठ गया। वो क्रिम्सन मून के उभरने और उस दौर का इंतजार कर रहा था जब स्पिरिचुअलिटी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। उस वक्त ग्रे फॉग के ऊपर पुराने पैलेस में क्लेन ऑलरेडी अपनी सीट पर था जो द फूल की थी। उसने एक पेपर फिगरीन को बुलाया। पेपर फिगरीन सेफिरा कासिल की पावर से घिरी गई जब वो डोरियन की प्रेयर लाइट से गुजरी और उसके कंधों पर उतरी। इस प्रोसेस में क्लेन ने जानबूझकर कोई इफेक्ट नहीं दिखाया, एंजल को चुपके से डोरियन को एम्ब्रेस करने दिया। उसे लगा कि मिस्टर फूल ज्यादा बॉम्बास्टिक दिखेगा तो ये पुराने फैमिली मेंबर को डराएगा, इसलिए उसने लो प्रोफाइल रहने का चुना। इंतजार का प्रोसेस हमेशा तकलीफदेह होता है। वक्त वक्त पर डोरियन अपनी पॉकेट वॉच निकालता, क्लिक खोलता और देखता कि पूरे मून की हाईएस्ट स्पिरिचुअलिटी होने में और कितना टाइम बाकी है। ये बात मिस्टिसिज्म नॉलेज के जरिए पता लगाई जा सकती है। आखिर जब सुबह होने को आई तो डोरियन ने इंस्टिंक्टिवली झुककर कर्स द्वारा लाए गए दर्द को कम करने की कोशिश की। लेकिन वक्त बीतने के साथ उसने सिर्फ पूरी खामोशी सुनी, कोई रेविंग्स नहीं थी। क्रिम्सन मूनलाइट विंडो से गुजरी और डोरियन पर चमकी